पहली बार जब वो इंडिया की जर्सी पहनते हैं ना, चेस्ट पे ऐसे अपना झंडा है, और आप तो एक अंदर से आता है कि भाई अभी सब देख रहे हैं, आपको करना है करना है करना है। गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। आप जिम मत जाओ, आपकी हाइट कम हो जाएगी। आप वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलो, आपकी हाइट बढ़ेगी। लुक एट मी। जैसे आपने स्टीरियोटाइप सुना होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही सब कुछ है, ये तो बेकार है, क्योंकि शिखर तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन शिखर पे रहना मुश्किल है। क्या बात, आप नवजोत सिंह सिद्धू के फैन तो नहीं? बिना मन के नॉनवेज स्टार्ट करा, 1 साल तक स्टक विद इट, हर चीज को साइड करके एक चीज के ऊपर ऑब्सेस करा, एंड दिस इज व्हाट आई गेट। तो आई वाज हार्ट ब्रोकन। मैंने जो वहम पाला था 2 साल पहले, उस वहम को पहले तो मैंने तोड़ा, और उसके बाद मैंने अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। दाल चावल है तो भाई कंफर्ट फूड। रोहित शर्मा का फेवरेट फूड दाल चावल एवं ही थोड़ी है। राइट। 18 के फायदे के बारे में जरा छोटे में हमें। मैं रामबाण। क्या होता है इसका मतलब? रामबाण मतलब राम जी का बाण। रामबाण। अरे भाई ऑफ कोर्स। फिजिकल आपकी थोड़ी कम मेहनत है, मेंटल ज्यादा है, तो आप अगले बंदे को खा जाएंगे जो आपसे मेंटली पीछे है। अगर अगेन हम क्या बात कर रहे थे, ये भी नहीं काटूंगा मैं। नॉर्मल जिम गोयर है, जो जिम नहीं जाते, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं बढ़िया से, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, सब के लिए 21 की उम्र से यू हैड रिप्रेजेंटेड नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी 2 बार आप कर चुके हो, मेडल आप जीत चुके हो भारत के लिए। आगे का गोल क्या है? चिन्मय, वेलकम टू आवर न्यूट्रीवे स्टूडियो, वेलकम टू द न्यूट्रीवे टू बी ऑनेस्ट टीवीएच पॉडकास्ट। कैसे हो यार? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, और आज तो ऑल द मोर एक्साइटेड क्योंकि हम न्यूट्रीवे टू बी ऑनेस्ट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11वां एपिसोड, इधर 11वां या 12वां एपिसोड शूट कर रहे हैं, एंड वी आर शूटिंग इट विद यू, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर न्यूट्रीवे के ओन स्टूडियो में। सो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया यार, स्टार्टिंग में ही मैं एक कंट्रोवर्शियल सवाल और एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जब हमारा टाइम था तो हम लोग पूरा बचपन हम लोग खेल के ही बिताते थे। राइट। मतलब स्कूल में जैसे ही मौका मिला तो खेलने निकल गए, जैसे ही फ्री पीरियड मिला खेलने निकल गए, स्कूल से वापस आके खेल रहे, सैटरडे संडे खेल रहे, आधा टाइम ग्राउंड पे रहते थे। बचपन कमाल बीती थी। राइट। एक शिकायत मुझे आजकल के बच्चों से, और बच्चों से भी ज्यादा पेरेंट्स से है कि आजकल बच्चे खेलते ही नहीं है, बाहर खेलते हुए दिखते ही नहीं है। पूरा का पूरा टाइम या तो फोन पे, या तो टैब पे, या लैपटॉप पे, किसी स्क्रीन के सामने। ये मेरी एक मेजर शिकायत है पेरेंट्स से। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि जैसा मेरा बचपन गया है, वैसा मुझे अब नहीं देखने मिलता है कि बच्चों का बचपन ऐसा जा रहा होगा। हमारे से जो नीचे वाली जनरेशन है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा कहीं बाहर जाते, क्योंकि हमारे तो घुटने छिले रहते थे, एल्बोस छिली रहती थी हमेशा ऑलवेज, हमेशा कि हम साइकिल चलाते गिर गए, दौड़ते हुए गिर गए। लेकिन आज के टाइम में मुझे भी लगता है कि हाँ, थोड़ी कमी है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई, पहले कीपैड वाले फोन होते थे, वो भी हमारे मम्मी या पापा की जेबों में होते थे, हमारे हाथ कभी लगते भी नहीं थे। शायद 10 मिनट दे देते, ठीक है, वो स्नेक वाला गेम खेल, स्नेक वाला गेम खेल लो, तो वो वैसा वाला टाइम था, और अभी इतना रेडिली अवेलेबल है। लेकिन एक चीज और है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको कहीं भी जाना है तो आप बिना गूगल मैप्स के नहीं जा सकते हैं। और आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आजकल कोचिंग जाते हैं, बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, पेमेंट का मोड भी फोन्स के थ्रू हो गया है। तो एक तरीके से हम लोगों ने खुद को ही बांध लिया है फोन के साथ, जिसके बहुत सारे प्रोज भी हैं, लेकिन उसके साथ बहुत भारी कॉन्स भी आते हैं। यही है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि लोगों को अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करके ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, स्पेशली ग्रोइंग ईयर्स में। तुम्हारे बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपकी खेलने कूदने की जर्नी क्लास 1 से पहले से ही शुरू हो गई थी। राइट। तो बताओ जरा। तो ये कानपुर की बात है। जब मैं क्लास फर्स्ट में था, आई वॉज एनरोल्ड इन स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल कानपुर, और वहाँ पे सुबह सुबह हमारी बस हमें स्कूल में जाके छोड़ देती थी, और स्कूल तब भी शुरू नहीं होता था। तो वहाँ पे मैं देखता था लोगों को कि जब हम वेट कर रहे होते थे क्लास स्टार्ट होने का, कि ये भैया लोग तो कुछ खेल रहे हैं, क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बॉल पटक रहे हैं, नेट में डाल रहे हैं। तो वहां से मेरा रुझान उसमें बना कि ये क्या है, मुझे भी करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही खेलता कूदता दौड़ता भागता घर में रहता था, और मैंने ये चीज देखी तो ये मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। तो उसके बाद मैंने भी घर पे बोला, मुझे अभी तक याद है, कॉस्को कंपनी की 5 नंबर की छोटी सी बॉल, बास्केटबॉल, वो मुझे दिलाई गई थी, और उससे फिर मैंने खेलना स्टार्ट करा। और क्लास 1 से 5 तक मैं वहीं पे था, उसी स्कूल में था। और बास्केटबॉल की जर्नी क्लास 12 तक कंटिन्यू करी है। जिस भी स्कूल में मैं गया हूँ, मैंने उसको प्रोफेशनली भी परस्यू करने का ट्राई करा था, और स्टेट लेवल मैंने खेला, कई बार खेला, लेकिन मेरी हाइट
एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर बना कि हाँ मैं उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन हाँ वो गेम अभी भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। यार मुझे जरा बताओ, क्योंकि हमें पता चल गया कि तुम बास्केटबॉल की बात कर रहे थे। जी अभी तो आप एक ऐसे स्पोर्ट में हो जैसे टेनिस, जैसे पावर लिफ्टिंग, विच इन इंडिविजुअल स्पोर्ट। हाँ लेकिन बास्केटबॉल टीम स्पोर्ट से यार कितना सीखने को मिला? क्योंकि मैं थोड़ा मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं क्रिकेट कॉलेज लेवल तक खेलता था, सेंट जी जेवियर्स कलकत्ता तक खेलता था, जी और टीम स्पोर्ट ने भाई इतना कुछ सिखाया कि हाँ। क्या बताओ, क्या क्या सीखने को मिला तो बास्केटबॉल जैसे टीम देखिए स्पोर्ट से? टीम स्पोर्ट में आपको सबसे ज्यादा सीखने को जो मिलता है वो होता है कि अकाउंटेबिलिटी क्या चीज है। 5 लोगों की टीम होती है बास्केटबॉल में, एक बंदे ने भी अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करा तो सीधे 1 बास्केट 2 बास्केट 3 बास्केट आप खाते जाओगे। और हर बंदा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। वो 5 लोग हैं तो 5, लेकिन असल में वो एक ही है एग्जैक्टली। है ना। तो ये सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है कि आप अकाउंटेबल बनेंगे और आप दूसरे पे कितना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। हमेशा ऐसा होता है यार मैं इसको पास करूं या ना करूं, ऐसा मन में आ सकता है, लेकिन जब एक अच्छी टीम है जो कुछ अचीव करती है आगे जाती है, उसके आगे जाने का यही रीजन होता है कि एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो टीम गेम्स में ये जो स्पिरिट होती है ब्रदरहुड वाली, ट्रस्ट वाली, ये बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। प्लस अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। बिल्कुल। बाकी जो जो स्किल्स आते हैं अलग अलग गेम के वो तो आपको सीखने मिलते ही हैं, लेकिन ये वैल्यूज आपको सीखने मिलती हैं। बिल्कुल, और ये जो वैल्यूज है ना, ये चिन्मय भाई से जो आपने सुना, ये लाइफ लॉन्ग तक हमारे साथ रहती है। आपके साथ रहती है। तो एक छोटा सा सजेशन टू द किड्स, सैटरडे संडे सिर्फ टैबों में घुसे मत रहो, बाहर जाओ, हाँ अपने दोस्तों के साथ खेलो, स्कूल में जब फ्री पीरियड मिलता है तो खेलो, सिर्फ टैब या स्क्रीन पे घुसे मत रहो। और पेरेंट्स को भी कि इनकरेज करो अपने बच्चों को कि राइट यार खेलो, ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा करो। तो ये पहली बार कोच के सजेशन से जब जिम गए थे, जी। तो वो किस टाइम था? तब कितने साल के थे आप? मैं 12 या 13 साल का होऊंगा उस। क्या बात! जी ये आधा टाइम तो ये मिथ एक घूमता रहता है कि अर्ली टीनेज या टीनेज में बच्चों ये को। बिल्कुल भी सच नहीं है। अब जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो, ये बहुत अच्छी बात आपने इस समय छेड़ दी कि आप जिम मत जाओ आपकी हाइट कम हो जाएगी। सबसे बड़ा मिथ। आप वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलो आपकी हाइट बढ़ेगी। लुक एट मी, आई एम 5'7" और मेरी हाइट नहीं बढ़ी। मेरी हाइट नहीं बढ़ी। अब मैं तो बचपन से खेल रहा हूँ ना, मैं 6 साल की उम्र से खेल रहा हूँ। अगर ऐसे बढ़ती होती हाइट तब तो कितनी बढ़ जाती। एग्जैक्टली। और अगर रुकनी ही होती तो जो जिनकी हाइट अनकंट्रोलेबली बढ़ रही होती है वो जिम जाके अपनी रोक लिया करे। बिल्कुल। तो ये तो मिथ है। बहुत अच्छा किया आपने बात बीच में ले आए। बिल्कुल, ये हम एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितनी पढ़ाई लिखाई की है, न्यूट्रोपे पे काम किया, उससे आपको इतना तो बता सकते हैं कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू हाइट। जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ऑब्वियसली। लेकिन जब आप जिम जैसी जगह में जाके आप एक्टिविटी करते हैं तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स ग्रो करते हैं, और वो ग्रोथ हार्मोन सिर्फ मसल्स के ग्रो नहीं करते, वो आपके बोन्स के भी ग्रो करते हैं। राइट ऑटोमेटिकली आपका साइज भी इंक्रीज होता है। इसके पीछे प्रोटीन का भी उतना ही बड़ा हाथ रहता है। इन सब की चीजों के बारे में करेंगे बातें। लेकिन यार तुम जरा बताओ कि बास्केटबॉल चल रहा था, फुटबॉल चल रहा था, लेकिन रिसर्च से मुझे यह भी पता चला कि कुछ इंपॉर्टेंट एक सजेशन आया था जिससे स्पोर्ट बदला और फिर काफी कुछ बदला। तो उसके बारे में बताओ जरा। तो मुझे मेरे फादर यही समझाते थे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों ना कोई इंडिविजुअल गेम मतलब ट्राई करके देखो एटलीस्ट। कि तुम इतनी मेहनत अगर करते हो, इतने मेहनती आदमी हो, तो अपने ऊपर मेहनत डाल के उससे कुछ निकालो। क्यों किसी और के हाथ में अपना फ्यूचर देना। तो उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा इमोशनली अटैच था बास्केटबॉल से कि मुझे बात सुन के भी लगता था कि नहीं यार, मैं तो भाई बास्केटबॉल छोड़ ही नहीं सकता। और ऐसा मुझे लगता था, लेकिन गॉड हैड अदर प्लान्स। प्लान्स। लॉकडाउन आ गया और बोला कि तुम नहीं छोड़ सकते लेकिन मैं छुड़वा सकता हूँ अरे तुम्हारा, अरे, राइट। मुझे तो मुझे एक कहावत याद आ गई, दैट इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ, टेल हिम योर प्लान्स। राइट राइट। तो जब लॉकडाउन आया तो मैंने, मतलब एक एथलीट को आप घर बैठा दो, आपको पता ही है फिर उसका क्या ही हाल होता है। बिल्कुल। खाली नहीं बैठ सकता कोई भी एथलीट। तो उस समय घर पे बैठकर वो दिमाग के अंदर जो चिंतन चल रहा है, मैंने सोचा कि ठीक है कुछ तो करना ही है, खाली बैठ नहीं सकते। अब मैं 15-16 किलोमीटर दूर जाता था ट्रेनिंग करने, सेक्टर 78 नोएडा में, एंड आई लिव इन गाजियाबाद। तो वहां से 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है मतलब training। डेली का 32। हाँ, अब जब लॉकडाउन लग गया मैं इतनी दूर जा नहीं सकता, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो घर के अंदर बैठ के मैंने इस बात को कंसिडर करा
और अंदर ही अंदर कंसिडर करा, बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं, और मैंने सोचा कि चलो ये सब छोड़ो, बास्केटबॉल नहीं कर सकते, कुछ तो करते हैं। तो मैंने घर के अंदर पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीजें करना स्टार्ट करा। पुलअप किससे किया? बार लगाया हुआ था? हाँ, मैंने अपने रूम के डोर में एक अमेजोन पे मिलता है एकदम पुलअप बार, बहुत इजीली आप ये कर सकते उसको आप अनस्क्रू करते जाओगे तो बड़ा होते जाएगा, वो डोर में जाके फंस जाएगा। तो मैंने उसको लगाया, और मुझे आज भी याद है उस समय 2020 की बात है ये, लॉकडाउन, पुलअप 1 या 2 पुलअप लगते थे मुझसे। जब मैंने पहली बार वो सेटअप करा था तो मैंने उस पे 1 या 2 पुलअप मारे थे। इवन दो आप जिम पहले भी जा चुके हाँ, हो, कब से फिटनेस में हो। हाँ, मतलब वो एथलीट का तो एक तो देखिए इंडियन डाइट, जो टिपिकल इंडियन डाइट आएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, बट वो डाइट पे एक ऐसा बंदा जो रोज दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत दुबला पतला रहता है। मैं भी बहुत ज्यादा स्किनी था अपने पूरे स्कूल लाइफ, बहुत स्किनी था, चढ़ाया भी गया इस चीज के लिए। तो ये वो वाला फेज था। तो लॉकडाउन में आते मैंने 2 चीजें करी है, एक तो ये बॉडी वेट वाला ट्रेनिंग और घर पे बैठ के खूब सारा खाना। क्या बात। उसके बाद जब जिम्स खुल गए तो मुझे यही आता था कैलिस्थेनिक्स, तो मैंने जिम के अंदर जाके पुलअप्स, पुशअप्स, वेटेड पुलअप्स एंड सो ऑन ये सब स्टार्ट करा। अभी यहाँ पे अब जैसे बोलते हैं ना कि आप बस मेहनत करते रहो, रास्ता भगवान दिखाता है। तो मेरी ही सोसाइटी के अंदर जो मेरे मेंटोर हैं करेंटली भी, मिस्टर रूबेन श्रीवास्तव, वो अभी ही एशियंस बेंच प्रेस कंपटीशन खेलने गए थे हांगकांग में, एंड ही केम सेकंड देयर। अच्छा, मैंने स्टोरी देखी थी जी। अरे क्या बात। तो वहां पे मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। अब ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई, मैंने देखा कि यार ये वेट्स कोई स्क्वाट मार सकता है, अपने कंधे पे रख के बैठ सकता है, और उन्होंने मेरे अंदर देखा कि यार ये मसल अप मार रहा है, ये पुलअप्स मार रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि आप ये कभी मत छोड़ना, ये हैंड स्टैंड करना, ये मसल अप्स करना, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, वेरी गुड, हमेशा सपोर्ट किया। कभी ऐसा भी नहीं बोला कि ये सब, जैसे आपने स्टीरियोटाइप सुना होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही सब कुछ है, ये तो बेकार है, जो मतलब ये बहुत ही गलत थॉट है। हाँ, आपने सुना होगा, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। हाँ, कुछ कुछ तो बोलते हैं, है ना। बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। और दैट एक्चुअली रिमाइंडेड मी ऑफ अ कोट जो मैंने जिम के बारे में पढ़ा था कि इन द जिम यू आर ऑलवेज चेजिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। राइट, ऑलवेज। क्योंकि और ये हर सेशन में ये होता है, क्योंकि वर्कआउट के बाद और वर्कआउट के दौरान ही आपको वो पंप आ जाता है। वो पंप देख के आप बहुत खुश होते हो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो पंप उसके बाद मैक्सिमम 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद गॉन। एंड देन कुछ महीनों बाद वो पंप आपकी ओरिजिनल बॉडी बन जाती है। हाँ, लेकिन देन आपका पंप और बढ़ जाता और है, अच्छा हो जाता है। सो यू आर ऑलवेज चेजिंग अ बेटर हेल्दियर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। राइट, राइट, राइट। तो वो भूख कभी मिटती नहीं, और वो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होनी चाहिए, वरना इसका भी डार्कर साइड आ जाता है, जहाँ पे लोग कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते। हाँ, हाँ, मतलब कहने में अच्छा लगता है कि आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए अपने आप से, लेकिन कभी कभी आराम से बैठकर पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए कि यार मैं कितनी दूर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं रोकनी चाहिए। ये सोचकर अगर कोई रुक गया तो दिक्कत है, क्योंकि शिखर तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन शिखर पे रहना मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात है। आप नवजोत सिंह सिद्धू के फैन तो नहीं? नहीं यार, ये बहुत ही कमाल की लाइन थी यार। आई वांट टू आस्क यू के चलो लॉकडाउन खत्म हुआ, अपने सोसाइटी जिम में ये पावर लिफ्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ, थैंक्स टू द कोच। जी, जी, जी। ये जो अब तक एक स्किल डेवलपमेंट चल रहा था, कैसे वहां से कंपटीशन तक कैसे पहुंचा? वो सिलसिला कैसे वहां तक गया? 2022 में फर्स्ट टाइम ऐसा था, चंदौसी के अंदर हम गए थे स्टेट बेंच प्रेस ओनली कंपटीशन खेलने। अच्छा, जहाँ पे मेरा पहली बार सिल्वर मेडल आया 66 वेट क्लास के अंदर। मेरा उस समय वेट पूरा 66 भी नहीं, मतलब 63, 64, 65 ऐसा रहता था। कितना मार के जीते थे याद है? आई गेस 80-85 केजीज का बेंच मारा था, दैट्स इट। और ये 66 का सब जूनियर कैटेगरी जो अप टू 18 तक रहती है, 19 से वो लग जाता है अपना जूनियर। तो ये 2022 की बात है। तो 2022 में ये कंपटीशन खेला, तो इसमें मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जो जूनियर कैटेगरी है जिसमें मैं अगले साल खेलने वाला हूँ, इसमें लोग 110 120 किलो का बेंच मार रहे हैं। यहाँ पे मैं 80 केजी में भी फर्स्ट नहीं आया।
तो मुझे एक अंदाजा हुआ और उससे और ज्यादा भूख जगी कि अब मेरे लिए एक लेवल सेट हो गया है कि मुझे इतने केजी का स्क्वाट मारना है, इतने का बेंच, इतने का डेड मारना है। खूब तैयारी करी, खूब तैयारी करी। उसके बाद फुल पावर लिफ्टिंग मीट पहली बार खेली है 2023 में। कहाँ पर? ये हुआ लखनऊ में, स्टेट चैंपियनशिप, उसमें मैं फर्स्ट आया। स्क्वाट मैंने 205 किलो का मारा, 100 केजी का बेंच मारा एंड 220 का डेडलिफ्ट, अभी तक याद है। तो ये करके मैं नेशनल्स में गया और वहां पे मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूल होता है, स्क्वाट बेंच डेड तीनों के 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। हाँ आपको एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तीनों लिफ्ट का पास करना है। हाँ। अगर किसी भी एक लिफ्ट के तीनों फेल हो गए तो आप बॉम्ब आउट हो गए, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपकी तीनों लिफ्ट्स के जो बेस्ट लिफ्ट होती है उसका एडिशन करके वो आपका फाइनल रिजल्ट आता है। करेक्ट। सपोज आपने 200 का स्क्वाट मारा, 100 का बेंच मारा एंड 200 का डेड मारा, तो 500 केजी इज योर फाइनल रिजल्ट। लेकिन किसी भी एक लिफ्ट के तीनों अटेम्प्ट अगर फेल हो गए तो आपका टोटल ही नहीं बनेगा। करेक्ट। आप बॉम्ब आउट हो गए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मेरे साथ नेशनल्स में यही हुआ, मैं डेडलिफ्ट नहीं मार पाया, आई वॉज इंजर्ड, ऑन स्टेज ही मैं इंजर्ड हो गया था। और कुछ इस तरीके से मेरा सीजन वहीं पे खत्म हो गया। और उसके बाद फिर मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट करी। 2024 में मैं फिर से स्टेट्स खेलने गया, सेम रिजल्ट, जीत गया वहां पे गोल्ड। मैं ना, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा रोकूंगा क्योंकि हम 2024 तक जा चुके हैं। थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं। 2023 में पहली बार नेशनल परफॉर्म कर रहे थे और इस तरह डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, धक्का लगा? कैसे कैसे ओवरकम कैसे किया? कितना टाइम लगा? तो धक्का लगा भी और बहुत जोर का भी लगा, क्योंकि जब मैं हारा तो मैंने दो चीजें देखी। पहली चीज ये देखी कि क्या मैंने मेहनत करी, हाँ मैंने मेहनत करी थी। दूसरी चीज ये देखी कि मेरे और जो लोग पोडियम पे खड़े हैं उनके बीच के अंतर? डिफरेंस, हाँ डिफरेंस क्या है। मेहनत ये भी कर रहे हैं, दो डिफरेंस मुझे दिखे। पहला था एक्सपीरियंस का, क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा था और वो लोग पहली बार नहीं खेल रहे थे। मैं 20 साल का था लेकिन वो 21 साल के, 22 साल के एंड सो ऑन ऐसे थे। प्लस दूसरी चीज जो मुझे उस समय लगती थी कि डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, इन टर्म्स कि आपका जो फूड क्वालिटी है वो वेजिटेरियन का फूड क्वालिटी अच्छा नहीं होता है और नॉन वेजिटेरियन का उससे सुपीरियर होता है, ऐसा मुझे लगता था। तब लगता था ऑलरेडी। और इस बात को बढ़ावा दिया वो पोडियम विनर्स ने, क्योंकि वो नॉनवेज खाते थे, वो उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं और वो लोग खाते हैं वहां पे। तो मेरे मन में ये चीज आ गई कि अब मुझे अगर जीतना है तो मुझे, मेरे मन में ये नहीं आया कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी या थोड़ा पेशेंटली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मेरे मन में आया नॉनवेज खाना पड़ेगा तो ही जीतूंगा। और जैसे कि आपने बताया कि अगर अपना वहम उतरवाना हो तो अपने प्लान्स भगवान को बता दो। तो 2024 में मेरे वहम निकले हैं, अच्छा। अच्छे से उतरे हैं। तो 2024 में नॉनवेज डाइट पे प्रॉपर 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैं उतरा स्टेज पे, स्टेट लेवल कंपटीशन, जो कि गाजियाबाद में ही हुआ इस बार। यूपी में कहीं भी हो सकता है स्टेट, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, कहीं भी हो सकता है। करेक्ट। इस बार गाजियाबाद में हुआ, नियर माई होम, विच इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। कहीं ट्रैवल नहीं करना, कुछ नहीं करना। मतलब जब पहुंच भी रहे एकदम पीक एनर्जी पे पहुंच रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ट्रैवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत कंफर्ट है। तो यहाँ पे मैं पहुंचा, मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, कॉन्फिडेंस एकदम हाई था, क्योंकि जो मेरा टोटल था पिछले साल उससे मैं 40-50 किलो ऊपर ट्रेनिंग में करके बैठा हुआ था। बढ़िया। तो 2024 में मैं स्टेट फिर से जीत गया और मेरा रिजल्ट था कुछ 217.5 का स्क्वाट था, 117.5 का बेंच था एंड 240 केजीज का डेडलिफ्ट था। अभी इतना करके मैं नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गया। नेशनल्स में गया, वहां भी रिजल्ट अच्छा गया, 217 का ही वहां पे भी स्क्वाट आया, 120 का बेंच आया एंड 242.5 का डेडलिफ्ट। इतना करके भी मैं सेकंड आया, पर सेकंड है यार। पर मैं सेकंड आया। तो वहां पे थोड़ा तो मेरे अंदर आया कि यार इतना करके भी तुम सेकंड आए, लेकिन मैं सेकंड आया। ऐसा तो नहीं था कि जो फर्स्ट है वो वेजिटेरियन था? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट फिर से जो बंदा आया, मुझे खैर पता नहीं है वो वेजिटेरियन है कि नहीं है, करेक्ट बट करेक्ट। मेरे अंदर ये था कि अब तो ये बात मेरे अंदर पूरी हावी हो चुकी थी कि हाँ नॉनवेज से ही हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। ये बात मेरे अंदर हावी हो चुकी थी। मैं सेकंड आया क्योंकि टॉप 3 जो बंदे होते हैं वो इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो मुझे चांस मिला दिसंबर में, 2024 के दिसंबर में, ताशकेंट उज्बेकिस्तान में, एशियंस में परफॉर्म करने का। पिछले साल, लेस देन 12 मंथ्स। हाँ, हाउ वाज दैट? टेल मी।
बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो यही वो पॉइंट था हाँ जहां पे मेरा वहम उतरा है कि भाई कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, होगा वही प्यारे जो होना होगा। तो वही बात है, उस कंपटीशन में पहली बार मैंने ट्रैवल करा इंडिया के बाहर, और ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि मैंने आज तक लाइफ में बर्फ नहीं देखी थी। मैं तो यूपी की पैदाइश हूँ, यहाँ पे तो बर्फ गिरती नहीं है, यहाँ पे तो ठंड होती है बस। और कभी ट्रैवल करके गए नहीं? कभी मैं गया नहीं था। अच्छा। तो मैंने लाइफ में पहली बार इतने लो टेम्परेचर पे गया जहाँ पे बर्फ गिरती है। हाँ तो थोड़ा सा वो भी था क्लाइमेट वगैरह का। प्लस ऐसा था कि पहली बार जब वो इंडिया की जर्सी पहनते हैं ना, चेस्ट पे ऐसे अपना झंडा है, और आप 4 लोग देखते हो कि इनके चेस्ट पे इनका इनका कंट्री है, तो एक अंदर से आता है कि भाई अभी सब देख रहे हैं, आपको करना है करना है करना है। ऐसी के पहले दिमाग में चल रहा होता है भाई, डोंट मेस अप, डोंट मेस अप, डोंट मेस अप। ऐसी वाली फीलिंग आती है क्या कि नाउ आई एम नॉट चिन्मय फ्रॉम गाजियाबाद एनी मोर, हाँ, नाउ आई एम इंडिया, चिन्मय फ्रॉम इंडिया रिप्रेजेंटिंग इंडिया? राइट। मतलब वो चिन्ह में हट जाता है, वो सीधे इंडिया हिंदी आता है, क्या बात, कुछ नहीं रहता है। गूज़बम्स आ रहे और हैं। वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है फॉर अ फर्स्ट टाइमर जो स्टेज पे जा रहा है, उसको सिर्फ लाइटें दिख रही हैं सामने से, ऐसे लाइटें दिख रही हैं, एक कैमरा सेट हो रखा है, ऑडियंस दिख रही है, अलग अलग कंट्रीज के लोग बैठे हैं, चीयर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, आप किसी भी कंट्री के हो, जब आप लिफ्ट मार रहे हो सब चिल्लाएंगे। क्या बात, अपनी कम्युनिटी बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है, तो बहुत प्यारी, जिम कम्युनिटी बहुत प्यारी, लव यू ऑल दिल से। बिल्कुल। तो या कितनी लड़कियां ये कहती है कि एक जिम कम्युनिटी है जहां मैक्सिमम टाइम हम मतलब दिल खोल के हम जी जिम भी कर पाते हैं। राइट कुछ कुछ ऐसे मेनेस ऑफ द सोसाइटी अभी भी होते हैं जो हाँ, कर देते हैं वो तो परेशान। हर जगह ही मिलेंगे वो आपको। हर जगह आपको मिलेंगे, और वो सिर्फ देश की बात नहीं है, वो बाहर भी होता है। जी लेकिन मैक्सिमम ऑफ द जिम कम्युनिटी हाँ, दे आर जस्ट अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर। अब गोइंग इनटू द कॉम्प, मेरी तैयारी तो अच्छी चल रही थी, डिसेंट चल रही थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे आते हैं कंपटीशन के पहले। कंपटीशन से करीब 9 हफ्ते पहले मेरे अडक्टर में टीयर आ गया था। आई एम सो While सॉरी, training, अडक्टर कहाँ होता है? अडक्टर मसल पता नहीं मुझे। आपकी जो इनर थाइज होती हैं, अच्छा, वो अडक्टर मसल होता है। अच्छा। तो वहां पे टीयर आ गया था वाइल डूइंग सुमो डेडलिफ्ट्स। ओ, तो मैं अपनी प्रेप के बीच में इंजर्ड हो गया था, टू द पॉइंट कि मैं 60 केजी से भी डेडलिफ्ट नहीं मार पा रहा था, 60 केजी से भी। करेक्ट। जो बहुत सालों पहले आपका बेंच पीआर हुआ करता था। जी राइट। तो ऐसे पॉइंट पे मैं आ गया था कि ना मुझसे स्क्वाट लग रहा है, ना मुझसे डेडलिफ्ट लग रहा है। तो ये जो मेरा वहम था वो भी धीरे धीरे करके उतरने लगा कि भाई तुम तो नॉनवेज भी खा रहे हो, तुम तो 8 घंटे सो भी रहे हो, क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये। तो इसीलिए बोलते हैं पावर लिफ्टिंग बहुत लंबा गेम है। ये बिल्कुल भी स्प्रिंट जैसा नहीं है कि आप आए गेम में घुसे 1 साल में वर्ल्ड चैंपियन बन गए और फिर रिटायर होके बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे किस्मत से कोई आता नहीं है, यहाँ पे सब आते हैं और अपनी किस्मत लिख के जाते हैं। बिल्कुल ही पेशेंस का गेम है। तो मैं इंजर्ड था गोइंग इनटू द कॉम्प ऑल्सो, और जब 8-9 हफ्ते पहले मुझे चोट लगी तो हमें पीकिंग की जगह अपनी थोड़ी रिहैब पे ध्यान देना पड़ा। और रिहैब पे जो सॉरी, रिहैब पे जो हमने ध्यान दिया, उसके चक्कर में हमारा जो पीकिंग प्रोटोकॉल था, पीकिंग उसको बोलते हैं जब हम कंपटीशन में एक एथलीट जा रहा होता है, तो जाने से ठीक पहले, जाने से ठीक पहले उसकी लिफ्ट्स का एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे हम बहुत हैवी नंबर्स उठाते हैं। वो प्रोटोकॉल हमारा वैसा नहीं गया जैसा हमने प्लान करा था, वो बहुत अलग गया। जिसमें कि पीकिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले ही वो हैवी नंबर्स मार के जाते हैं, उसके बाद हम 2 या 3 दिन का रेस्ट लेते हैं, और उसके बाद आप सीधे कॉम्प में उठाते हो, फिर से वही नंबर्स उठाने की कोशिश करते हो या उनसे थोड़ा और ज्यादा। तो द लॉजिक इज, आप बहुत ज्यादा फटीग देते हो, रेस्ट देते हो, और उसके बाद फुल थ्रॉटल। ठीक है। अब क्योंकि हमें चोट लग रखी थी तो हम बहुत कंजर्वेटिव थे, हमने ज्यादा वेट्स नहीं उठाए। हमने एक ऐसा प्रोटोकॉल करा जो जनरल ट्रेनिंग में होता है, जैसे वीक 1 में छोटा लोड होता है, वीक 4 में बड़ा लोड होता है। तो वीक 1, 2, 3 एंड वीक 4 वाज माय कंपटीशन वीक। उसके अंदर हम सीधे सीधे जाके विदाउट पीकिंग वेट्स उठा रहे थे। तो मैं आपको अभी बताऊं, करेंटली अगर मैं स्क्वाट मारता हूं तो सेम यही 66 वेट क्लास ही मैं 2022 से खेल रहा हूं। तो 66 में मैं 220, 230, 235 तक स्क्वाट मार लेता हूं। वहां पे ऐसा हुआ, मैंने पहला अटेम्प्ट लिया 205, वेल एंड गुड।
सेकंड अटेम्प्ट मैंने लिया 212.5, वेल विद इन माय रेंज, और मैंने फेल कर दिया। इसके बाद थर्ड अटेम्प्ट फिर से मैंने वही वेट लिया, मैंने फिर से फेल कर दिया। तो मैं कंपटीशन यहीं पे ही हार चुका था, समझिए, अंदर से। अब कहने को मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ क्योंकि एक मेरा अटेम्प्ट लॉक हो चुका है। इसके बाद मैंने बेंच प्रेस के तीनों अटेम्प्ट करे, फिर आई डेडलिफ्ट्स की बारी। इसके वार्म अप के टाइम पे मैं इतना ज्यादा मेंटली डाउन फील कर रहा था कि मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 235 लिखवा रखा था, उसको कम करवा के मैंने 227.5 करवाया। किया, हो गया। इसके बाद 235 सेकेंड अटेम्प्ट लिया, वो भी ले लिया। इसके बाद 245, वेल विद इन माई रेंज, मैं ट्रेनिंग में 250 मार के गया था, फेल्ड। तो आई वॉज हार्ट ब्रोकन। मैंने बिना मन के नॉनवेज स्टार्ट करा, 1 साल तक स्टक विद इट, खाया, यारी दोस्ती से दूर, घर परिवार से दूर, फैमिली फंक्शन से दूर, हर चीज को साइड करके एक चीज के ऊपर ऑब्सेस करा, एंड दिस इज व्हाट आई गेट। तो आई वॉज हार्ट ब्रोकन। मैंने 4th प्लेस किया। अब लोगों ने मुझे यही बोला कि यार 4th प्लेस करा एशियंस में, वेरी गुड। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया ना मैं क्या क्या चीजें छोड़ के आया था, तो इसके बाद आपको 4th तो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको 3rd और 2nd भी नहीं होगा, वैसे तो 1st ही डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ये मेरा 2024 का सीजन था, वो एशियंस पे आगे खत्म हुआ, और इसके साथ साथ मेरा वहम भी खत्म होने को आ रहा था, क्योंकि 2025 के अंदर आई वॉज स्टिल ऑन माई रिहैब ट्रेनिंग। क्योंकि मुझे जो इंजरीज हुई थी 2024 में, वो मुझे बार बार परेशान कर रही थी। एक बार ठीक हो रही है तो वापस आ रही है, सेम उसी अडक्टर मसल में बार बार मुझे स्ट्रेन्स आ रहे थे। और अभी भी मैंने वापस आने के बाद नॉनवेज कंटिन्यू करा खाना, अपनी डाइट वैसी ही रखी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो इसके बाद धीरे 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 करके मैंने नेशनल स्किप करा। ये डिसीजंस जो मैंने लिए वो बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटेड थे। 2025 में मैंने स्टेट नहीं खेला, मैंने नेशनल नहीं खेला, मैंने सीधे एशियंस खेला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल की जो नॉमिनेशन गई थी वो पिछले साल के नेशनल कंपटीशन के जो टॉप 3 थे उन्हीं के नाम गए थे। तो आप थे उसमें ऑलरेडी? मैं ऑलरेडी था, तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं एशियंस खेलने जा सकता हूँ। अब एक पावर लिफ्टर जो होता है ना, वो बार बार अपनी बॉडी को पीक नहीं कर सकता है, 1 साल में 2 से 3 बार कर सकता है अगर अच्छा परफॉर्म करना है। आप बार बार करोगे तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो पहले तो मेरा प्लान था कि मैं स्टेट भी खेलूं, मैं नेशनल भी खेलूं, बहुत हाइप बनती है। देखिए आजकल आपने कल्चर देखा होगा, स्पेशली पावर लिफ्टिंग में, एक ही वेट कैटेगरी के 2 लोग अपने आपस में ऑनलाइन लड़ रहे हैं। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांगेस्ट हूँ, मैं इंडिया का बेस्ट हूँ, मैं वर्ल्ड का बेस्ट हूँ, मैं एशिया का बेस्ट हूँ। मुझे लगता है मेहनत करो, मेहनत करो बस, अगर हो तो अगला बता देगा। कभी किसी राजा को देखा है कि खुद क्राउन लगा रहा है? सभा को आने दो, पहनाने दो, पहना देंगे अगर उस काबिल होंगे हम लोग, है ना कभी। तो इन सब चीजों में मैं पढ़ा नहीं। चाहता तो मैं भी स्टेट में जाता, नेशनल्स में जाता, और अच्छा टोटल मार के दिखाता कि देखो मैं कुछ हूँ। मैंने वो सब नहीं करा। मैं घर बैठा, मैंने ट्रेनिंग करी, मैंने स्टेट भी स्किप करा, मैंने नेशनल भी स्किप करा, मैं डायरेक्ट एशियंस खेलने गया जापान में। जापान में, बताओ जो अभी हमने खेला। एंड वी आर वेरी प्राउड क्योंकि जो गए थे चिन्मय जापान, न्यूट्रोबे प्लेड अ वेरी स्मॉल रोल इन दैट। बट मतलब मैं यही चीज बताना चाहता हूँ, एक एथलीट जो होता है वो बिना टेंशन के तभी ट्रेनिंग कर पाता है जब उसका दिमाग इधर उधर ना जाए। अब देखिए एक एथलीट बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है अगर वो स्पॉन्सर्ड है, अगर उसका खाना पीना, प्रोटीन सप्लीमेंट सब कुछ स्पॉन्सर्ड है, अगर आपका ट्रैवल भी स्पॉन्सर कर दिया विच यू गाइस डिड जापान के लिए, तो मेरे पास और कुछ नहीं है। परफॉर्म करना है बस, बस परफॉर्म करना है कि बेटा आप खाना खाओ, बेटा आप सो, बेटा आप ट्रैवल करो, वो सब हम देख रहे हैं। आपको क्या करना है, स्टेज पे जाना है और परफॉर्म करना है। तो एशियंस, यही एशियंस की प्रेप थी, जिसके अराउंड 1.5 से 2 महीने पहले आई वाज लाइक अब और नहीं। अच्छा, मैंने नॉनवेज एकदम ऐसे कर दिया, अंडे मतलब भी? नॉनवेज प्याज लहसुन के साथ ऐसे कर दिया, प्याज लहसुन में नहीं खाते? सब कुछ। मैं अच्छा। प्रेप के अंदर प्याज लहसुन भी अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो मेंटल क्लैरिटी को
नहीं आने देता है, वो माइंड को थोड़ा सा लेथार्जिक बनाता है, ओके विच इज अ प्रूवन फैक्ट। तो सिर्फ मैं प्रेप के अंदर, क्योंकि देखिए सबके घर में बनता है, इट इज नॉट समथिंग कि आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते हो, बट वो अगर आप हटा सकते हो, जैसे सावन में लोग हटाते हैं, तो Correct. ऐसे आप हटा दो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको लेजीनेस नहीं आएगी, आपको ब्रेन फॉग नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड फील करेंगे और आपको खुद सुबह उठने का मन करेगा। तो ये चीजें हैं। तो मैंने ये सारी चीजें 1.5 से 2 महीने पहले, जो एक क्रूशियल टाइम होता है एथलीट की लाइफ में, कि 1 महीने बाद, 1 महीना इज व्हाट 4 to 4.5 वीक्स, करेक्ट 1.5 महीना इज दैट करेक्ट एंड 1.5 महीना मतलब हुआ 6 वीक। 6 हफ्ते करेक्ट 6 हफ्ते आपका कंपटीशन में रहता है और आप बोलो कि मैं अपनी डाइट को अलट से पलट कर रहा हूँ, कंप्लीटली चेंज। फैट सोर्सेज सीड्स से आ रहे हैं, जो चीजें फिश ऑयल और एग योक से मिलती थी वो भी मैंने चेंज करा, हर चीज मैंने कंप्लीटली, मैं मतलब ओमेगाज भी इस समय वीगन यूज करता हूँ, हर चीज मैं वेजिटेरियन ही यूज करता हूँ, और वो मैंने विद इन अ नाइट चेंज करा है। कि आप लिटरली, मतलब जिन लोगों ने मुझे अगले दिन देखा है ना, वो कह रहे भाई तुम तो कल खा रहे थे, आज इतना बड़ा चेंज कैसे? तो मैंने लाइफ में ऐसे ही रखा है, अगर कुछ मैंने सोच लिया, ये मेरा अच्छा भी है और बुरा भी है, जो मुझे सही लगता है ना, वो ही मेरे लिए सही है, और वो ही मेरा ट्रुथ है, मेरा सत्य है, मैं उसके उस पार देखता ही नहीं हूं, मैं वहीं तक देखता हूं। तो मैंने वो विद इन एक रात सब कुछ, मतलब मेरे पास, मैं अपने रूम के अंदर, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ एक वेजिटेरियन फैमिली को, ब्राह्मण फैमिली को, तो मैं अपने रूम के अंदर खाना बनाता था वेजिटेरियन, सॉरी नॉन वेजिटेरियन, चिकन एंड एवरीथिंग, एग्स वगैरह। तो उसके लिए मेरे बर्तन अलग थे, सब कुछ अलग था। वो सुबह हुई है, उस दिन की सुबह हुई है, वो सारे बर्तन घर के बाहर मिले हैं। मम्मी कह रही है क्या हो गया? वो हर चीज जो उससे कनेक्टेड थी सब कुछ मैंने हटा दिया, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। और इसके साथ मैंने प्रेप करी, और जो रिजल्ट था इसका, इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हुआ थ्रू आउट द प्रेप, बहुत मोटिवेटेड फील हुआ, बहुत फोकस्ड, बहुत क्लियर फील हुआ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। अब ये जो कंपटीशन था, इसके अंदर मूविंग इनटू द कॉम्प, मेरे अंदर कोई टेंशन नहीं थी। आपको पता ही है, मुझे स्पॉन्सर्ड सब कुछ मिल रहा था। मुझे सिर्फ इतना था, 2024 में स्पॉन्सर्ड नहीं था, मैं आपको बता दूं, वो पैसे मेरे जेब से गए थे, बट ये स्पॉन्सर्ड था। तो एक एथलीट के लिए एक तो पहली बात यही अच्छी होगी, वो टेंशन फ्री हो गया। मैं जापान गया, जापान में मैं पहली बार जा रहा था, एंड दिस वाज माय सेकंड इंटरनेशनल ट्रैवल। बड़े सौभाग्य की बात लगती है कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि खेलने खेलने के लिए ही मैं घूम भी रहा हूँ और खेल भी रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट टोटल मारा है। 220 kgs का स्क्वाट, 125 का बेंच एंड 260 kg का डेडलिफ्ट, विच वाज हेवीएस्ट इन ऑल एज कैटेगरी मेरे वेट क्लास में। मतलब मेरे वेट क्लास में जूनियर, सब जूनियर, सीनियर सब में हेवीएस्ट था। और 605 किलो का टोटल था। मैं सेकंड आया, जो फर्स्ट आया था उसका 610 था। अरे क्लोज गेम था, बहुत अच्छा गेम था, लेकिन मेरे लिए जो मैटर करता है, ये करता है कि मैंने जो वहम पाला था 2 साल पहले, उस वहम को पहले तो मैंने तोड़ा, और उसके बाद मैंने अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मुझे नंबर्स मैटर नहीं करता। मैं कहता हूँ कल को मैं 650 किलो भी जाके उठाता हूँ ना, तो उसके 2 साल बाद मैं और ज्यादा मारूंगा, वो कभी रुकने नहीं वाला है। लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रही है और मैं ग्रो कर रहा हूँ, ये बहुत मैटर करता है। और मैंने किस तरीके से ग्रो किया इस फेज में, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा गया, और इस कंपटीशन के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, क्योंकि यहाँ पे अब बिल्कुल भी स्टेज फ्राइट वाला हिसाब नहीं था। यहाँ पे सारा कुछ ऐसा था कि हाँ मुझे पता है क्या करना है, ये वार्म अप एरिया होता है, यहाँ पे पर्ची लिख के देनी होती है नेक्स्ट अटेम्प्ट की, ये मेरे बैठने का एरिया है, ये रहा स्टेज, यहाँ पे इतने लोग दिखेंगे, एंड सो ऑन। ऑल्सो मेरे मम्मी पापा हर कंपटीशन में मेरे साथ होते हैं, क्या बात बी इट स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। क्या बात मतलब एकदम जमीन वाले लेवल से एकदम ऊपर वाले लेवल, मैं कभी भी स्टेज से जब सामने देखता हूँ, सांस बाहर छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने मेरे भगवान होते हैं, मेरे मम्मी और पापा, अमेजिंग हमेशा। और यही चीज मुझे फ्यूल करता है,
जापान में भी ऐसा ही था, और बस मैंने अपना बेस्ट दिया और कंपटीशन काफी अच्छा गया। क्या बात है, ये जो मम्मी पापा वाली बात कही कि भगवान सामने रहते हैं, कमाल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, इंस्पिरेशनल। Chinmay, I want to ask you this question, and you'll be the best person to answer this question. So there's an Indian legend that I deeply admire. All of us really admire. His name is Sunil Chhetri. उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था, and I'm quoting him, कि आप सिर्फ दाल रोटी प्याज खा के एथलीट नहीं बन सकते। ये उनका लाइन था। डू यू अग्री विद इट? और अगर आप अग्री करते हो, नहीं करते, आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों कहा था? अब देखिए, अगर इसमें उनके कहने का मतलब है कि आप वेजिटेरियन होके अच्छे एथलीट नहीं बन सकते, तो मैं अग्री नहीं करूंगा। लेकिन इस स्पेसिफिक बात से, इस पर्टिकुलर बात से कि आप दाल रोटी और प्याज से नहीं बन सकते, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। करेक्ट। बिल्कुल करूंगा, क्योंकि जो हमारे घर में दाल बनती है उसके अंदर आपको प्रोटीन कम, कार्ब्स ज़्यादा मिलता है। रोटी भी एक कार्ब सोर्स है, और प्याज में भी आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला। तो आई कम्प्लीटली अग्री कि आप कार्ब्स कार्ब्स खाकर और डाइट पे ध्यान ना देकर आप एक अच्छे एथलीट नहीं बन सकते। कम्प्लीटली अग्रीड। लेकिन वेजिटेरियन होकर आप अच्छे एथलीट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, बॉडी को नहीं पता होता कि आपका प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। करेक्ट। राइट। बॉडी को ये पता होता है कि मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे कार्ब्स चाहिए, मुझे फैट चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप दाता हैं अपने शरीर के, आप उसको खिलाइए, उसका पोषण करिए। ठीक है। अब बात आती है वेजिटेरियनिज्म या फिर नहीं, वो उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट बॉडी को तो नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा माइंड करना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, बिल्कुल। सही और गलत में। और इसलिए मैं वेजिटेरियन को चूज करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सारी लाइफ सेम है, एक पक्षी की भी और एक इंसान की भी। और मैं हिपोक्रेसी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। तो अगर मैं इंसान नहीं मार सकता, तो मैं एक पक्षी को भी नहीं मार सकता, मैं एक मासूम बकरे को भी नहीं मार सकता, उनको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो यही चीज़ को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। आपको एक अच्छा एथलीट बनना है, तो आपको यहाँ से भी सोचना है, दिल को भी अपना अच्छा रखना है, और डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कंप्लीटली अग्रीड। आपने एक बात बहुत बढ़िया कही कि बॉडी को ये पता नहीं चलता कि प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। श्योर। वेरी वैलिड। बिल्कुल लेकिन बायो अवेलेबिलिटी इज बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी वजह से ही वो बात आ जाती है कि जो मिथ इतना बड़ा है भारत में कि दाल से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, वही बायो अवेलेबिलिटी की बात आ जाती है ना, राइट राइट राइट, कि बिल्कुल। कितना अच्छा प्रोटीन सोर्स बात है ये या है, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ कि लोग कन्वीनियंस बहुत ज्यादा देखते हैं। अभी अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आपको दाल बनानी है, तो सिंपली लोग एक कटोरी दाल में 5 कटोरी पानी डाल के कुकर में सीटियां मार देंगे, और 5 लोग बैठ के उस एक कटोरी दाल को खाएंगे और बहुत खुश होंगे, मन में सोचे कि हमने दाल खाई और प्रोटीन खाया। लेकिन ये सच नहीं है। दाल में प्रोटीन है, आप उसको पीस लो, उसका चीला बना लो। एक प्रपोर्शन होता है खाने का, उसके ऊपर नॉलेज नहीं है लोगों को। लोग कन्वीनियंस को चेज करते हैं, एफर्ट्स नहीं लगाते कुकिंग में। इसलिए ये चीजें यहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी जैसी चीजें, क्या ये ठीक है, नहीं है। लेकिन खाने का एक तरीका होता है, एक पोर्शन साइज होता है, एक प्रपोर्शन होता है आपकी हर मील का, कि आपने 40% कार्ब्स को दिया, 30% फैट को दिया, 30% प्रोटीन को दिया। अब बॉडी को नहीं पता है आप कहाँ से ला रहे हो, लेकिन इस तरीके से खाना अगर हम लोग खाएंगे तो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, रिकवरी भी ऑन पॉइंट रहेगी और आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। बढ़िया। आई वांट टू आस्क यू कि जब ये जर्नी बास्केटबॉल से थोड़ा आगे आते हैं, जब जिम की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग, धीरे धीरे कंपीटिंग, हाँ। तो कितना वक्त लगा था अपने न्यूट्रिशन को सॉर्ट आउट करने में? और इनिशियल स्टार्टिंग के दिनों में क्या स्टेप्स लिए थे, क्या खाना शुरू किया, क्या छोड़ा? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सच बताऊं तो ये जो जर्नी होती है ना एक एथलीट की लाइफ में, कभी बंद नहीं होती है। तो ये आज भी मैं अपने डाइट्स के अंदर मॉडिफिकेशन छोटे छोटे ऐसे करते चले आ रहा हूँ और करते रहूंगा। बट आपने बहुत अच्छा किया, आपने पूछा। तो स्टार्टिंग डेज में, जैसे मैंने आपको बताया था, बजट पे रहता था। 18 साल उम्र थी, सपोर्ट मिलता था, लेकिन उतना ही मिलता था जितना। अब हम लोग 3 भाई बहन हैं, एंड आप कौन से वाले हो? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, स्वीट। और मैं बड़े में? बड़े में मेरा बड़ा भाई है और सबसे बड़ी मेरी दीदी है। बढ़िया। तो 3 बच्चे पालना, और इट इज़ रियली टफ, और वो भी बहुत अच्छे से किया।
तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर महीने में 10-15 हज़ार का प्रोटीन खाऊंगा। तो स्टार्ट मैंने बजट पे किया, और प्रोटीन पाउडर मैं नहीं खाता था, प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं खाता था, क्रिएटिन नहीं खाता था, मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है। तो अभी इस पे आप लोग बहुत बढ़िया मजाक भी बना सकते हो, मैंने अपनी बॉडी बनाना स्टार्ट करा था सत्तू खाकर। एक तो एक महाशय बहुत खुश होंगे ये वाला हम रील बनाएंगे, उनको भेजेंगे राइट राइट राइट। सत्तू किंग। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी अपनी डाइट में, मैं कॉन्शियस हुआ था, तो प्रोटीन कहाँ से लाए, तो चनों में प्रोटीन होता है, चनों से बनता है सत्तू। सत्तू पीते हैं, तो चलो। सत्तू दबा के पीना स्टार्ट करा, और बहुत ज्यादा सत्तू पी लोगे तो डाइजेशन में इशू आएगा। करेक्ट। मैंने जैसे कि बात करी कि प्रपोर्शन हर चीज का होता है, आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, बट स्टार्टिंग डेज में हाँ, बेसन, सत्तू, सोए चंक्स, ये सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने अपनी डाइट में ऐड करी। पनीर, मैं पूछने ही वाला था, पनीर। पनीर ऐड करा, डेयरी ऐड करी। और एक और मिथ है जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा होता है कि आप अगर डेयरी में कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन बहुत मोटी रहती है, पतली नहीं हो पाती, यू डोंट गेट दैट बॉडी बिल्डिंग वाला फिजिक। अच्छा, ये बहुत लोग ऐसा डेयरी नहीं खाते, ये इंडस्ट्री में और ये कल्चर में है इन पे myth। क्योंकि डेयरी इज कनेक्टेड विद फैट एंड आपका लुक्स एंड एवरीथिंग, तो लोग डेयरी छोड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। दही खाएंगे हाँ, लेकिन दूध पीना, पनीर खाना बिल्कुल छोड़ दें। क्यों? यार हमें लीन बनना है, इसलिए हम चिकन खा रहे हैं, क्योंकि ये लीन है, इसमें और कुछ नहीं है। और दूध में तो फैट होता है, पनीर में तो फैट होता है, मानता हूँ होता है। लो फैट पनीर भी आता है, लो फैट मिल्क भी आता है। करेक्ट। और हमारे न्यूट्रावे की टीम में ही वेदांत भैया एंड यथार्थ भैया हैं, जिनको आप देख सकते हैं, वेजिटेरियन एथलीट्स, हाँ, जिनकी उनमें से एक तो वीगन है। हाँ वीगन है, बन चुके हैं। यथार्थ भैया तो वीगन है। तो उनकी फिजिक एक बार कोई देख ले और बोल दे कि आपकी स्किन पेपर थिन नहीं हो सकती है डेयरी खाने के बाद, या वो तो वीगन है, चलिए वो तो डेयरी नहीं खाते, बट वेदांत भैया तो हाँ, डेयरी भी खाते हैं। तो वही चीज है। क्वेश्चन क्या था, हम लोग क्या बात कर रहे थे? ये पार्ट में काटूंगा नहीं, ये रखूंगा मैं। ये मजा आया, मैं ही बोल गया। अरे स्टार्टिंग में डाइट में क्या क्या हाँ, चेंजेस तो किए थे? मैंने यही चेंजेस करे थे कि मैं बहुत पिकी ईटर था, मैं बहुत ज्यादा चीजें खाता नहीं था, मैं पनीर भी नहीं खाता था। पनीर भी नहीं खाते थे? आई वॉज दैट किड जो खाता है दाल चावल और एक सब्जी भिंडी। दाल चावल भिंडी वॉज माई फूड। ये ना सुनील छेत्री ने ये इन्हीं बच्चों के लिए कहा था कि भाई तुम सिर्फ दाल चावल रोटी भिंडी से एथलीट नहीं बन पाओगे, प्रोटीन चाहिए। हाँ। तो मेरी ये डाइट हुआ करती थी, मैं पनीर तक नहीं खाता था, मैं इतना पिकी ईटर था। मेरे लिए ऐसा था कि यार फूड मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको कंफर्ट दे, और मुझे यही कंफर्ट देता था। वैसे मैं यही खाता था। दाल चावल है तो भाई कंफर्ट फूड। वही। उससे रोहित शर्मा का फेवरेट फूड दाल चावल एवं ही थोड़ी है। राइट राइट राइट। तो मैंने चेंजेस बस यही लाए कि अपनी डाइट बेसिक वही रखी, लेकिन प्रोटीन सोर्सेज ऐड करें, जो कि मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप खाना घर का ही खाओ, लेकिन उसके अंदर ऑल्टरेशन करो। आप दाल चावल खा रहे हो तो उसमें 100 ग्राम पनीर कच्चा ही काट के डाल लो, करेक्ट। उसके साथ खा लो, लेकिन अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का 30% पोर्शन तो रखो ही रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने भी ऐसे चेंजेस करे, जिसमें प्राइमरी सोर्सेज में फिर से बता देता हूँ, बेसन, सत्तू, सोया चंक्स एंड पनीर। तो चलो, ये तो तब की बात थी। अभी आजकल एवर सिंस वो चेंज किया जापान के 6 हफ्ते पहले, आजकल डेली मील प्लान कैसा दिखता है? फुल डे का ईटिंग जरा बताओ। सच बताऊं तो काफी सिमिलर है पहले से ही, क्योंकि मेरी डाइट में इस समय बेसन भी है। जो मैं पनीर खाता था वो नॉर्मल पनीर की जगह लो फैट पनीर में कन्वर्ट हो गया है। जो मैं सोया चंक्स खाता था, सोयाबीन से ही टोफू बनता है, तो अब मैं टोफू खाता हूँ। और अपना बायो एब्जॉर्ब वे प्रोटीन, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है, क्योंकि मेरा स्वीट टूथ आप सबको पता ही है। बहुत स्वीट टूथ है भाई का, बहुत पसंद है भाई को मीठा। तो ये रहता है। बाकी सप्लीमेंटेशन में जो मैंने एक मेजर चेंज करा है, मुझे पता नहीं था कि वीगन ओमेगा 3 भी आता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं फिश ऑयल तो खाता था, अब मैं इसको कैसे चेंज करूं। तो रिसेंटली आई फाउंड आउट कि एल्गे से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके आपका वीगन ओमेगा 3 भी आता है, जिसका स्मेल बहुत वियर्ड होता है, लेकिन जॉब तो हो जाती है उससे। सम सैक्रिफाइसेस। हाँ बिल्कुल। यू विन सम यू लूज सम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जरा आप अपने तो डेली मील प्लान का जरा बताओ। कितने मील्स होते हैं दिन में? 3 से 4 मील्स होते हैं। तो मेरा जो गो टू मील प्लान है, जो आप कंफर्ट फूड भी बोल सकते हो, वो है ओट्स। ठीक है, तो ओट्स सबसे पहले अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है खाना,
जो हमने ही लॉन्च करा है, न्यूट्रीबेट चॉकलेट High protein फ्लेवर्ड oats. हाई प्रोटीन ओट्स। मैं सच बताऊं, मैं ऐसा बंदा था जो अपने ओट्स को बहुत मॉडिफाई करके खाता है। कभी मैं उसको केसर पिस्ता फ्लेवर में खा रहा हूँ, कभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में खा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन से मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर ट्राई करा है, मुझसे नहीं छूट रहा है। तो हाँ, मेरा पहला तो ये रहता है ओट मील। अब सुबह? डिपेंड करता है, हाँ सुबह सुबह तब डिपेंड तब के करता तब है। बनाते हो या रात को रख? नहीं मैं तुरंत बनाता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं ठंडा नहीं खाता उसे, मैं गर्म नहीं खाता हूँ नाइस। जी। तो सबसे पहले हम लोग ओट मील खाते हैं। अब डिपेंड करता है कि मैं अपनी प्रेप के कौन से स्टेज पे हूँ, कि मैं उसके अंदर दूध डाल रहा हूँ या पानी डाल रहा हूँ। दोनों के साथ सिमिलर टेस्ट करता है, लेकिन मिल्क डालेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा टेस्ट करेगा। तो हाँ, इसके अंदर मैं बनानाज ऐड कर लेता हूँ और चिया सीड्स ऐड कर लेता हूँ। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल ओट मील रहती है। ये हो गया ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट। अगला? अब जो मेरी पहली मील होती है वो 2 पार्ट में हो सकती है, क्योंकि आजकल मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ। तो 2 पार्ट में इसलिए रहती है क्योंकि मैं सुबह गया तो एक मील में और खा के जाऊंगा, जो प्री वर्कआउट मील हो गई ब्रेकफास्ट के बाद। वर्कआउट हुआ उसके बाद फिर से मैं लंच कर रहा हूँ। जो कहने को ये दिन के टाइम वाली ही मील है, ब्रेकफास्ट के बाद वाली, लेकिन ये 2 पार्ट में हो जाती है। करेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेड पिज्जा बनाता हूँ। अब आपको विश्वास नहीं होगा, जो बंदा बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेप कर रहा है वो ब्रेड पिज्जा कैसे खा सकता है? लेकिन हाँ, मैं खाता हूँ। 2 स्लाइस ब्रेड लेता हूँ, उसके ऊपर कौन सा ब्रेड? ब्राउन ब्रेड, रेगुलर ब्राउन? हाँ, और आप रेगुलर ब्रेड भी ले सकते हैं, हम्म। कोई बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं होती है। अगर आप 2 ही स्लाइस खा रहे हैं, यही तो हमें यही समझाना बातें है। हाँ, यही बातें तो लोग समझ जाए तो उनका गोल अचीव करना उनके लिए बड़ा कितना आसान इजी हो जाएगा। जाएगा। कैलोरी डेफिसिट अगर आप समझ जाए तो वो हफ्ते में दिन में अगर आप एक आधा बार उसमें एक समोसा भी खा ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं वो है। भी दिक्कत नहीं है। तो समोसा आपके ऊपर है पॉडकास्ट के बाद। डन। तो मैं ब्रेड पिज्जा खाता हूँ, जिसके अंदर मैं लो फैट पनीर यूज करता हूँ, और चीज तो नॉर्मल यूज करता हूँ, चाहे मैं चीज स्लाइस यूज कर लूँ या मोज़रेला यूज कर लूँ। लेकिन याद रखना, जो भी यूज कर रहे हैं वो पहले वेइंग स्केल पे जाएगा, फिर आपके पेट में जाएगा, उसके बाद ही आप डेफिसिट में रह सकते हो। तो कोई भी चीज को आईबॉल ना करें, सब चीज नाप के डालें और बढ़िया खाना खाएं। अब इसके बाद की जो मेरी मील रहती है वो वाइट राइस के साथ में टोफू को सॉटे कर लेता हूँ, वेजिटेबल एंड टोफू, और ये मेरा फ्राइड राइस हो जाता है। ये मील रहती है। बाकी मुझको इसके बाद और भूख लगती है तो मैं दही, उसके अंदर वे प्रोटीन मिला के और फ्रूट्स डाल के खाता हूँ। ये मेरा डेजर्ट है। ये दूसरा डिजर्ट हो जाता है भाई। हाँ। और इसके बाद और अगर मुझे खाना है, जैसे ये मेरा मोस्टली डिनर हो जाता है, जो मैं ये दही वाला आपको सीन बता रहा हूँ, ये डिनर हो जाता है। बट इसके साथ साथ मैं मूंग दाल का चीला भी खा लेता हूँ, जिसके अंदर मैं अगेन पनीर यूज करता हूँ। तो आपने ये चीजें बात कर रखी है अपने पेज पे भी, कि किस तरीके से प्लांट प्रोटीन जो होता है उसके अंदर कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होती है, तो उसके साथ आपको क्लबिंग करनी पड़ती है डेयरी की। डेयरी से जो आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं प्रोटीन के, उसके अंदर कंप्लीट प्रोफाइल होती है, तो उनके साथ आप खाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट। तो मूंग दाल के चीले के अंदर आप पनीर डाल के टेंशन फ्री होके खाओ, बहुत तगड़ी बॉडी बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। और भाई वो टेस्टी भी कितना होता है। एग्जैक्टली, मतलब विन विन है आप। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं। सत्तू वाले भाई साहब सारी बातें गलत नहीं कहते। ये तो ऐसी सारी बातें गलत नहीं होती हैं इनकी। यार आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, और ये बड़ा पर्सनल लेवल से आता है, क्योंकि मैं 10 साल से अकेले रह रहा हूँ, फैमिली से अलग। ओके। तो हम जैसे लोग ना स्टार्टिंग में, एक तो भाई मतलब कभी बॉम्बे में जब मैं रहता था, मेरा डाइट हुआ करता था, वड़ा पाव उठा लिया, समोसा पाव, वेरी वेरी बॉम्बे थिंग, वेरी बॉम्बे थिंग। जब दिल्ली में रहता था, और ये सब प्री जिम लाइफ की बात है। हाँ, दिल्ली में जब रहता, ब्रेकफास्ट यूज्ड टू बी छोले भटूरे रोज। दवा आई गेट इट। मैं भी जब एमिटी में था, आई वाज इनटू जिम आल्सो, लेकिन वहां जाके छोले भटूरे से कैसे रोके अपने आप को, कैसे रोके कोई? तो ये बात आ जाती है, एक तो जब आप अकेले रहते हो जी, तब आपका डाइट इस तरह का मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनी पीसेस ऑफ एडवाइस, क्योंकि अब आप प्रॉपर तरीके से फोकस करके अपने डाइट पे फोकस कर रहे हो। हाँ, आप रहते फैमिली के साथ हो, लेकिन वो डाइट के डिसीजंस कि ये लेना है ये नहीं लेना है, ये तो आप ही ले रहे हो। तो एनी पर्टिकुलर एडवाइस जो आप दे सकते हो ऐसे यंगस्टर्स को जो घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, बिल्कुल, कि क्या क्या छोटी छोटी चेंजेस वो कर सकते हैं ताकि वो बाहर का खाना कम हो जाए, ऑर्डरिंग कम हो जाए, और थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू हो। बिल्कुल। अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कन्वीनियंस की। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको भूख लग रही है एट दिस पॉइंट, और आपके सामने या तो किचन है, गैस का स्टोव है, सामान है,
और आपको मैं खाना बनाने बोलूं, हम्म, या फिर आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसपे आपने ऑर्डर करा। करेक्ट। यहाँ पे बात आती है कन्वीनियंस की। हम्म, तो कन्वीनियंस आपको इसलिए मैटर करती है क्योंकि हाँ, आपको टाइम बचाना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं जिस तरीके से इस चीज को देखता हूँ वो मैं कहता हूँ कि आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल ही क्यों रहे हैं? करेक्ट। आपको जब भूख लग रही है तो आपके पास दो ऑप्शन है। हम्म, दो ऑप्शन नहीं होने चाहिए। जब आपको भूख लगे तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, विच मीन्स आपकी मील्स शुड बी प्री प्लान्ड एंड प्री मेड। आप मील प्लान करो। तो मेरी जो बिगेस्ट एडवाइस है, जो लोग अकेले रहते हैं, कि भाई पहली बात, अपने जेब में जो आपने पैसे रख रखे हैं, या तो उन पैसों से आपने ग्रोसरीज खरीद के अपने फ्रिज को स्टॉक कर दिया। ये काम हफ्ते में एक बार या दो बार कर लो, वरना वो पैसे जेब में ही रहेंगे और आप उससे आप कुछ और बाहर का मंगवा के खा लोगे। तो जरा पैसे खर्च होंगे रादर। राइट। तो पहले तो वो उन पैसों को यूज करो आप, जिससे कि आपने जब यूज कर लिया तो आपके मन में रहेगा कि यार मैं तो ये खरीद चुका हूं, इसको खाना है। दूसरी चीज, अपनी मील्स को प्लान करो। सब्जियां हैं, उन्हें चॉप करके एडवांस में रखो कि मैं तुरंत सॉटे कर लूं, या फिर बॉईल करके फ्रीज कर दो। ये भी मैंने बहुत करा है कि मैंने सब्जियां बॉईल करी हैं, गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मटर हो गई, इनको चॉप करके बॉईल करके या स्टीम करके मैंने फ्रीज कर दिया। शेल्फ लाइफ कितना मिल जाता है इस केस में? फ्रोजन वेजिटेबल तो आप मतलब महीने भर खा लो, कोई खराब नहीं होना। बॉयल के बाद फ्रीज कर लिया, फ्रीज कर दो आप, महीने भर? महीने भर खा लो। मतलब 2 हफ्ते तो आप आई कर डोंट, सकते हाँ, मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा क्योंकि हम्म। मैं फ्रेश फूड खाता हूँ। और जैसे ही मैंने आपको बोला कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्याज लहसुन भी हटा देता है अपनी डाइट से Correct. प्रेप के अंदर, और रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैं इसको मना करूंगा, बट आप एक या दो दिन एडवांस में सब्जियां चॉप करके रख सकते हो। मील प्रेप तो आप कर ही सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल। और जैसे कि ओट मील्स हो गई, इसको बहुत ज्यादा प्रचलन में भी है आजकल। ओवरनाइट ओट्स, एक रात पहले आप बना के रखो, Correct. अगले दिन सुबह आप जल्दी में भी हो तो आपके पास ब्रेकफास्ट बना बनाया रखा है। तो Correct. आप वैसी सिचुएशन में पड़ोगे ही नहीं कि आप ऑफिस जाते हुए रास्ते से वड़ा पाव उठा रहे हो या समोसा उठा रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बना रखा है। एग्जैक्टली। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अपने आप को उस सिचुएशन में मत डालो जहां आपको भूख लग रही है और आपके पास दो चॉइसेस हैं। हमेशा एक चॉइस बना के रखो और उसके साथ आप स्टिक करो। वेरी गुड एडवाइस हियर, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स जो अकेले रहते हैं। जो अकेले रहते हैं, बिल्कुल। करेक्ट, करेक्ट। जरा अपने सप्लीमेंटेशन के बारे में हमें जरा बताएं। बायोब्जा मेंशन किया था आपने, हाँ, कौन हाँ। सा लेते हो? उसके बारे में जरा बताओ, क्रिएटिन कौन सा लेते हो? तो रिसेंटली देखिए, बायो एब्जॉर्ब जो है, ये आप लोग ने जो लॉन्च करा है, मैं अभी तक तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही इसका यूज कर रहा था, क्योंकि आपको पता ही है मैं दही के अंदर वो मिक्स करके खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बट मैंने केसर बादाम पिस्ता अभी ऑर्डर करा था रिसेंटली, और मैंने उसका डब्बा खोला, मुझे लगा यार इसके अंदर कुछ है, गड़बड़ है, मॉइस्चर है, क्या है। बट आई वाज शॉक्ड टू फाइंड आउट कि यार इसके अंदर आपने रियल पिस्ताचियो, वो आलमंड्स डाल रखे हैं। तो मुझे पता ही नहीं था। तो हाँ, क्वालिटी वाइज हैट्स ऑफ। बाकी क्रिएटिन यूज करता हूँ मैं, अनफ्लेवर्ड यूज करता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं क्रिएटिन कहीं भी यूज करता हूँ। करेक्ट। मैं ऐसा इंसान हूँ जो दाल या राजमा के अंदर भी क्रिएटिन डाल के खा सकता है। रियली? क्यों, कहीं भी डाल दीजिए। अनफ्लेवर्ड हो तो डाल ही सकते हो। अनफ्लेवर, हाँ, कहीं भी आप डाल दो, लेकिन जाना चाहिए डेली, जाना चाहिए। तो मैं कभी BCAA के अंदर डाल लिया उसको, तो मैं कई सारे फ्लेवर एंजॉय करता हूँ। चाहे मैंने उसको अपनी ओट मील में डाल लिया, BCAA में डाल लिया, तो मुझे वेरिएशन मिल जाता है, इसलिए मैं अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन यूज करता हूँ। ये आपने जो एक बात कही कि क्रिएटिन डेली जाना चाहिए, आई सो अग्री विथ इट। बस अभी छुट्टियां आने ही वाली है दिवाली की, मैं घर जाऊंगा, और जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा 120 ग्राम प्रोटीन तो 150 ग्राम प्रोटीन हो जाने वाला है। तो मैं कभी कभी शायद दिन में एक बार वे प्रोटीन शायद मिस भी हो जाए, हाँ। दिक्कत नहीं है। क्रिएटिन में कभी नहीं छोड़ना, नहीं करना चाहिए यार। लेकिन ये जितना ही रिसर्च सप्लीमेंट है, उतना ही मिथ से भरा हुआ सप्लीमेंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटिन के फायदे के बारे में जरा छोटे में हमें मैं फायदे इस तरीके से बता सकता हूँ। अभी लास्ट 15 दिन क्या हुआ, मैं क्रिएटिन नहीं ले रहा था। अच्छा। अब वेदांत भैया ने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि मैंने ट्राई करा क्रिएटिन ना लेना, हाँ। एंड इट मेस्ड मी अप। आप ऐसा मत करना। लेकिन मेरे अंदर है क्या होता है, कुछ नहीं होता है, चलो नहीं लेते। 15 दिन के अंदर अंदर मेंटल क्लैरिटी गॉन, वर्कआउट के अंदर एनर्जी मुझे वैसी फील नहीं हो रही है, मोटिवेशन तक फील नहीं हो रहा था। जो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जिनका ATP बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रहा है वर्कआउट के अंदर, प्लीज 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 क्रिएटिन कभी नहीं छोड़ना है।
फायदे ये हैं कि आपकी मसल्स को फुल रखता है, पानी खींच के रखता है मसल्स के अंदर, हाइड्रेटेड रहती है, आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है ये, कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव करता है, मूड अच्छा रखता है, एनर्जी एनर्जी आपको ज्यादा देता है, आप ज्यादा वर्कआउट करोगे, मसल्स उसकी वजह से ही बड़े होते हैं। ओवरऑल रामबाण, जिम जाना है, क्या होता है इसका मतलब? रामबाण मतलब राम जी का बाण, ओ रामबाण। अरे भाई भाई ऑफ कोर्स। तो मतलब आपको जिम जाना है तो क्रिएटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन नहीं इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा मैं उसको वो दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा क्रिएटिन को दूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने भी यही कहा था कि मैं हाँ, क्रिएटिन को प्रोटीन से भी ऊपर और ज्यादा गोटेड सप्लीमेंट। हाँ हाँ, मतलब आप कुछ मत खाओ, मैग्नीशियम वैग्नीशियम कुछ मत खाओ, आप क्रिएटिन खाओ, प्लीज खाओ, क्योंकि ये सच में जादू की तरह काम करता है। मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट टाइम जब क्रिएटिन सप्लीमेंट स्टार्ट करा, मेरा बाइसेप ऐसे बड़ा हो गया, मेरे दोस्त कह रहे भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे, मतलब मेरा वेट बढ़ गया। हाँ। मैंने आपको बताया तो मैं स्किनी था, करेक्ट। और मेरा वेट बढ़ गया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो लोग यूज नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज यूज करो, आपको लिटरली ऐसा मतलब दिखाई देगा उसके अंदर कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब ये गोटेड सप्लीमेंट है, अग्रीड, टोटली अग्रीड। इसके सिवाय मैं बोन हेल्थ के लिए विटामिन D3, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन K2, ये 4 चीजें, एंड ओमेगा 3 के लिए जो मैंने आपको बताया था, वीगन। वीगन ओमेगा 3, दैट्स इट। सप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, छोटे में जरा बताओ कि जैसे जापान जैसे जगह में जहां वेजिटेरियन सोर्सेज उतना इजीली कभी कभी अवेलेबल नहीं होते, तब कितना फायदा मिला वे प्रोटीन से? वे प्रोटीन से मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बात करी, शरीर को तो पता नहीं होता प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, लेकिन उनमें सोर्स अच्छा है। जी हाँ, श्योर, लेकिन प्रोटीन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बीइंग अ वेजिटेरियन, जब आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हो तो आपको 2-3 चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज, एनर्जी मिलती है आपको कार्ब से, तो आप पहले ही जुगाड़ बैठा लो कि आपको चावल या केले कहाँ मिलेंगे। करेक्ट। दूसरा जुगाड़ है वे प्रोटीन, मतलब आप अगर 10-15 दिन भी जा रहे हो, आप चावल, केला और वे प्रोटीन पे यू कैन लिव एकदम अच्छे से, आराम से। और आप अगर जिम जा रहे हो ना, वहां पे आपकी बॉडी भी बनती रहेगी। तो ये फैक्ट बात है, ये मैंने वहां पे मैं 10 दिन रहा, 10 दिन में ऐसे ही रहा, मेरा वे प्रोटीन से ही सारा प्रोटीन का इंटेक हो रहा था। साथ में मैं अपने सत्तू लेकर गया था, बता ही रखा है आपको, जो मेरा प्लांट प्रोटीन से प्यार है। तो सत्तू, वे प्रोटीन, चावल, केले, और वहां पे जापान में राइस बॉल्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, पिकल्ड राइस बॉल्स, हाँ तो वो भी मैंने काफी खाया। तो इस तरीके से मेरी डाइट वहां पे मेंटेन हुई। बढ़िया। एंड ऑल्सो स्वीट टूथ हूँ, तो मैंने वहां पे आइसक्रीम बहुत खाई। और ये ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैंने इंडिया में कभी माचा नहीं ट्राई करा था। अच्छा, हम हाँ, ये कॉन्वर्सेशन हमारा हो चुका है। हाँ, तो मैंने माचा सीधे वहां जाके ट्राई करा, जापान में। वैसे ज्यादा तो मैं रिवील करूंगा नहीं, लेकिन फॉर द न्यूट्रिबी व्यूअर्स आउट देयर एंड द माचा लवर्स, कुछ स्पेशल आने वाला है। स्टे बढ़िया बढ़िया, स्टे ट्यून्ड यार। थोड़ा छोटे में टॉक अस थ्रू योर डे। कितने बजे सुबह उठते हो, कैसा रूटीन रहता है, क्या क्या चलता है, छोटे में right. थोड़ा बता दो। तो मैं वर्कआउट जो करता हूँ उसके अराउंड ही मेरा पूरा दिन रिवॉल्व करता है। तो जिससे कि मैं वर्कआउट अच्छे से कर पाऊँ, मुझे 2-3 मील भी खानी होती है। तो मेरा जिम 6 बजे सुबह खुलता है, तो आई एम कि मैं उससे 1.5 से 2 घंटे पहले उठ जाऊं, 4, 4:30, 5 बजे तक नींद खुल जाए मेरी, एंड आई स्टार्ट ईटिंग तभी से। उठा, नहाया धोया, और पहला काम है मेरा खाना खाना, पहला मील। हाँ, पहला और दूसरा मील, जो मैंने आपको 2 मील्स बताए थे। पर एक बात बताओ यार, वर्कआउट से पहले वो करेक्ट डाइजेशन भी तो हो जाना जरूरी है, तो कितना गैप देते हो आप? वर्कआउट से 40 मिनट 50 मिनट, क्योंकि मेरा जो कंपटीशन एनवायरनमेंट होता है उसमें बॉडी वेट देने के बाद मुझे 2 ही घंटे मिलते हैं, जिसमें मैं पानी खाना लिटरली चग कर रहा होता हूँ। अच्छा। तो मैं अपने लिए वैसी सिचुएशन बनाता हूँ, बट इन जनरल भी आपको अगर कुछ भी वर्कआउट करना है और आपने डिसेंट मील खा रखी है, तो आपको एटलीस्ट 50 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा देना ही देना है, देना जरूरी। और वो वाला मत करना कि केला खाते खाते जिम में एंटर कर रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी यार नहीं। वीडियो बनाएंगे इसमें, वो बिल्कुल मत करना। हाँ। तो पहली चीज जो मैं ध्यान में रखता हूँ, बहुत ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए फूड में, और कार्ब्स हाई होने चाहिए, प्रोटीन डिसेंट होना चाहिए। मतलब 30 से 40 ग्राम भी चला गया दिन की शुरुआत में, वेल एंड गुड, लेकिन कार्ब्स अच्छे खासे होने चाहिए, जिससे कि मेरा वर्कआउट अच्छा जाए।
तो मैं जिम में घुस जाता हूँ 6:30-7 बजे के आसपास में घुस जाता हूँ, डिपेंड्स मैं कितने बजे उठा हूँ और मैंने कितने बजे तक खाना खा लिया है। इसके बाद जिम में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि बीइंग अ पावर लिफ्टर हम बदनाम भी हैं ज़्यादा रेस्ट लेने के लिए सेट के बीच में। तो हाँ, हम सोते नहीं है सेट्स के बीच में, लेकिन टाइम लग जाता है, अच्छी खासी हैवी ट्रेनिंग होती है। तो ऑन एन एवरेज मुझे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। जिस दिन ट्रेनिंग लंबी है उस दिन 5 घंटे 6 घंटे भी लग जाते हैं। मतलब 6 घंटे में जिम के अंदर रहता हूँ। अगर मैं 7 बजे घुसा हूँ तो दोपहर में घर आ रहा हूँ, सुबह गया तो दोपहर में, दोपहर में गया तो शाम में घर आता हूँ, अरे अरे लेकिन काम करके आता हूँ। तो ये चीज़ है। घर आने के बाद फिर से वही रिचुअल रहता है, शावर लिया, अपनी मील बनाई, मील खाई, इसके बाद जो अपने स्टेप्स रहते हैं वो स्टेप्स करे। स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जिम गोयर है, जो जिम नहीं जाते और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं बढ़िया से, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, सब के लिए स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। आपके डाइजेशन के लिए, आपका जो हिप जॉइंट होता है उसके लिए, आपकी जो लोअर बैक होता है उसके लिए। आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं हिप जॉइंट में, लोअर बॉडी में स्पेशली वीकनिंग हो रही है, उसके लिए स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सर्कुलेशन बढ़ जाता है लोअर बॉडी में। आप जो खाना खा रहे हो उसके न्यूट्रिएंट्स लोअर बॉडी में बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो रहे हैं और आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होती है, रिकवर अच्छे से होती है। तो स्टेप्स को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी खाना खाने के बाद फिर से स्टेप्स करता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं 10, 10:30, 11 लास्ट है सो जाऊं, हम्म जिससे कि अगले दिन मैं स्लीप मतलब 6 घंटे 8 घंटे के बीच में। मैं बहुत ज्यादा सोता नहीं हूँ। मैं ये पूछने ही वाला था, क्योंकि हाँ। अगर 11 बजे सो रहे हो और हम्म। 5 बजे उठ रहे हो, हाँ। दैट इज तो 6 आवर्स। हाँ, मैं काफी। 6 से 8 घंटे सोता हूँ। हम्म दैट्स इट। इसका हाँ। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खाना एक ही बार में जाएगा तो आप हम्म बहुत लेथार्जिक हो जाएंगे। हम्म तो अगर आपको पूरी चैतन्यता चाहिए, चेतना चाहिए उठते साथ, तो आप रात में बहुत भर के खा के तुरंत सोने मत लेट जाना। पहली चीज तो अपने स्टमक को 70-80% तक ही भरो एक मील में। पूरा भरने की कोई जरूरत नहीं है। हर मील के बाद अगर 10-15 मिनट की वॉक हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा और कहाँ आपके 10,000 स्टेप पूरे हो गए डेली करेक्ट के, करेक्ट। पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी आदतें आप बना लोगे तो आपको स्लीप बहुत ज्यादा, देखिए ये भी ना मिथ्स ही है कि आपको 10 घंटे सोना ही पड़ेगा। 10 घंटे तो बहुत ज्यादा है भाई। 9 घंटे, मतलब पावर लिफ्टिंग में लोग लिटरली 10-10 घंटे 12 घंटे सोते हैं एंड दे 12 घंटे? दे स्लीप लाइक दैट। मैं सोच रहा हूँ 12 घंटे सोते हैं, 5-6 घंटे जिम में, तो बचा क्या फिर? कुछ नहीं बचता ना। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को वो जस्टिफिकेशन यही देते हैं कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है? हम 12 घंटे सोते हैं, हम 5 घंटे ट्रेन करते हैं, फिर कुछ घंटे आप खाते पीते हैं, उनका दिन तो गया ही गया। हाँ। तो मेरा यही है, मैं 6 से 8 घंटे, जब बहुत थक गया तो बॉडी अपने आप ही 8 घंटे सोती है, मैं हम्म कितने भी अलार्म लगा लूं। लेकिन वैसे इन जनरल में बताऊं, 6 घंटे मेरी आंख खुल जाती है और वो मेरे लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। तो मेरी ओपिनियन अगर मैं बताऊं स्लीप के रिगार्डिंग, तो मैं मानता हूं क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। और अगर मैं 8-9 घंटे 10 घंटे भी सो रहा हूँ और मेरी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, सही। तो रिकवरी नहीं होने वाली। तो अभी रिसेंटली मैंने भी अपनी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को सप्लीमेंट करना स्टार्ट करा है। बढ़िया। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी अभी लॉन्च करा है, एग्जैक्टली। राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो लॉन्च किया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, न्यूट्रीबे का लेटेस्ट लॉन्च है द चिलेटेड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। और ये जो चिलेटेड फॉर्म है उससे इंश्योर होता है कि मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है चिलेटेड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, उसका अब्जॉर्प्शन 15% बेटर बेटर होता है राइट कंपेयर टू अदर मैग्नीशियम फॉर्म्स। राइट तो उससे ऑटोमेटिकली, जैसे चिन्मय कह भी रहे थे, आपकी स्लीप ना ही सिर्फ इंप्रूव होती है बल्कि क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती डीप है। स्लीप आपको मिलता है। राइट राइट। और जो प्रॉपर जिम रैट्स है और पावर लिफ्टर्स है उन्हें पता है कि आपका मेन गेन्स हाँ, आपके डीप स्लीप के दौरान ही स्लीप होता में है। ही आते हैं, बिल्कुल स्लीप के बिल्कुल। दौरान ही होता है। आपकी कामनेस इंप्रूव होती है, आपकी मसल रिकवरी इंप्रूव होती है। सो ओवरऑल मैग्नीशियम एंड द न्यूएस्ट लॉन्च चिलेटेड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज अ ग्रेट वन। आप यू कैन चेक इट आउट। यार चिन्मय, आप मुझे एक बात बताओ, यू बीन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, वो क्लास 1 से, पहले बास्केटबॉल, फिर जिमिंग, पावर लिफ्टिंग, कंपीटिंग, जितना फिजिकल है, हाउ मच ऑफ इट इज मेंटल ऑल्सो? कितना जरूरी हो जाता है वो मेंटल स्ट्रेंथ? सच बताऊं पूरा ही मेंटल है ना? आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो और आपके अंदर कितनी भी स्ट्रेंथ हो, मसल मास हो, आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप मेंटली एकदम फोकस्ड हैं। करेक्ट। तो मेंटल जो आपका ये है, जो आपका माइंडसेट होता है, वो एकदम लॉक्ड इन होना चाहिए। और आप लोग को
अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, सारी तैयारियां अच्छी गई हैं, आप एक कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे चढ़ने जा रहे हैं आपके कानों में कोई ऐसी बातें बोल दे कि कंपटीशन पहले से ही रिग्ड है, आपका क्या माइंडसेट हो जाएगा? हिल जाएगा यार सब कुछ। सब कुछ हिल जाएगा। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी गई थी, इसीलिए बोलते हैं कि सारा मेंटल गेम होता है। फिजिकल होता है, मैं मानता हूँ सब कुछ मेंटल से नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यही बात कह सकते हैं, फिजिकल आपकी थोड़ी कम मेहनत है, मेंटल ज्यादा है, तो आप अगले बंदे को खा जाएंगे जो आपसे मेंटली पीछे है। अगर तो आपका हौसला बढ़ा हुआ होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। चिन्मय, आप जब स्टेज पे रहते हो, नेशनल फ्लैग छाती पे, नेशनल फ्लैग बिहाइंड यू, क्या फीलिंग आती है, कैसा लगता है तब? सच बताऊं तो इट हैज चेंज्ड। पहली बार सब कुछ एक साथ हो रहा था, अंदर वो पेट्रियोटिक वाली फीलिंग भी है, अंदर डर भी है, और अंदर ऐसा भी है कि सब देख रहे हैं मुझे। अभी ऐसा चेंज हो गया है कि मुझे लगता है कि यार एक्सप्रेस करो खुद को। आप एक चित्र बनाने जा रहे हो सबके सामने और आपके हाथ में पेंट ब्रश है, बनाओ, खुली छूट है। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा फ्री फ्लो फील होता है और बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हाँ, सबने मुझे चुना इस स्टेज पे जाने के लिए, मैं हूं सबका लाडला, मैं जा रहा हूं और आपके लिए खेल रहा हूं। तो हाँ, ये माइंडसेट मेरा थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्लस मैंने आपको बताया था, सामने मम्मी पापा होते हैं तो हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अब मेरे अंदर कोई स्टेज फ्राइट वाला सीन नहीं है। आई रियली लव दिस स्पोर्ट और मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है जब मैं स्टेज पे जितनी बार कदम रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं नाच रहा हूँ, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ। इट्स रियली फन। मतलब और सबको ये एक्सपीरियंस करने मिलना चाहिए एक बार, जो भी ये मेहनत कर रहा है, जी जान लगा रहा है। आई रियली विश कि आप लोग मतलब आगे बढ़ो और इंडिया के लिए नाम करो और ये एक्सपीरियंस जरूर लो यार। जब सब लोग चिल्ला रहे हो ना, मैटर नहीं करता इंटरनेशनल मीट हो या लोकल मीट हो, आप जाओ और खेलो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। बहुत ही कमाल की बात। अंकल आंटी का रिएक्शन कैसे होता है कि वो लड़का जो क्लास 1 में बास्केटबॉल खेलता था अभी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैं सच बताऊं तो हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा लाइफ में अच्छा करे। और हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से ही है कि हम लोग जब तक एक सिक्योर, सो कॉल्ड सिक्योर जॉब ना करें, तब तक एक अंदर से वो ना चैन नहीं आता मम्मी पापा को भी। तो उनको भी पता नहीं था कि क्या इसके अंदर करियर बन सकता है, क्या स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, क्या, क्यों कोई इसको पैसा देगा खेलने का। क्योंकि हमारे देश में देखिए ये रियलिटी है कि कुछ ही स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हाइप्ड हैं, बहुत प्यार मिलता है, लेकिन उनकी शैडो में हजारों स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सन्स तो करोड़ों हैं। और बहुत बार छुप जाते हैं, दिखते नहीं है। हाँ, और छुपते चले आ रहे हैं। और अभी भी अब देखिए, अब माहौल अच्छा होने लगा है, स्पॉन्सर्स एंड एवरीथिंग सब कुछ हो रहा है। खेलो इंडिया। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। बट सच बताऊं तो जो पेरेंट्स का रहा है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही करा। लेकिन कहीं पे अगर उन्होंने मुझसे कभी क्वेश्चन करा भी, तो मैं यही समझता हूँ कि वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उनको बर्दाश्त भी नहीं होगा कि मैं लाइफ में किसी ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाऊं जहां पे मुझे दुख हो रहा हो। तो दे मेड श्योर कि मैं जो कदम रख रहा हूँ वो सही जगह पे रख रहा हूँ, और हमेशा सपोर्ट करा है। और जब भी मैं जीतता हूँ तो मैं खुश नहीं होता, मुझसे डबल खुश वो होते हैं। कमाल। और मम्मी पापा जब थोड़े से सेटिस्फाइड लगते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं ठीक रास्ते जा रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो सेटिस्फाइड नहीं होता, मुझे लगता है हमेशा ही हंसते रहें, उतना खुश रहें, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बिल्कुल। यार इस जर्नी के लिए कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस थे जो किए, कुछ बहुत ही फेवरेट जो खाना छोड़ दिया, पार्टी वार्टी छोड़ दिया, या किया ही नहीं कभी, कुछ तो हाँ वैसे? देखिए, अभी हमारी जो जनरेशन है, जो यूथ है, आप देखते होंगे क्लबिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें सब करते हैं। और मैं किसी को जज नहीं करता, एज एन एथलीट मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी बॉडी पीक लेवल पे परफॉर्म करे। आप वो ही करेंगे ना। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को ही सैबोटाज कर रहे हैं। तो पहली चीज तो यही है, इन सब चीजों से मैं दूर रहा। लेकिन दूसरी चीज ये है, आपने देखा भी होगा कि हमारे सर्कल में, हमारी सोसाइटीज में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें करता है, लोग उल्टा उसको ही जज कर लेते अरे हैं। आई सो अग्री। मुझे वो मीम याद आ गया कि जब तक मैं
पार्टीज के स्टोरीज डालता था, क्लबिंग के स्टोरीज डालता था, वो सारे हैबिट्स जो सोशल हैबिट्स होते हैं जी उन सब के स्टोरीज डालता, किसी ने सवाल नहीं उठाया। जिस दिन मैंने जिमिंग प्रोटीन की स्टोरी डालनी शुरू की, सब सब डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन गए। एग्जैक्टली तो मतलब ये सारी चीजें भी हैं। मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होता हूँ लोगों से। जो लोग मेरे साथ रहे हैं मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा हूँ, और जिन लोग को मेरे साथ नहीं रहना मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहा हूँ। क्योंकि जिस चीज की जरूरत ना हो, जिस इंसान की जरूरत ना हो, आप उससे साइड हो जाइए। किसी का टाइम मत खाइए, किसी को अपना टाइम मत खाने दीजिए। तो यही मेरा रहा है। अगेन हम क्या बात कर रहे थे? आई लव दिस, ये भी नहीं काटूंगा मैं। क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कुछ सैक्रिफाइसेस किए थे कि नहीं? सैक्रिफाइसेस, राइट। बस सैक्रिफाइस की बात करके ही भूल गया मैं। तो सैक्रिफाइसेस यही रहे हैं जो आपको एक पॉइंट पे देखिए अगर पहुंचना है तो आप 4 लोगों को साथ लेके नहीं चल पाएंगे। ये रियलिटी है। जितनी जल्दी आप मान लेंगे उतना इजी आपके लिए हो जाएगा। वरना मैंने भी फील करा है, जब आप सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद करते हैं, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर पाते हैं। क्यों? हैंगआउट्स क्या होते हैं? आप बाहर जा रहे हो, कैफेज में जा रहे हो, अब मैं तो हाथ पे हाथ रख के वहां बैठे रहूंगा। क्यों? बिकॉज आई एम ऑन अ डाइट। तो मेरा वैसे भी एक्सपीरियंस खराब होना है। अब मैं 10 तो उनका भी किलोमीटर खराब होना है। उनका भी खराब होना, उन्हें भी बुरा लगेगा। तो धीरे धीरे करके ना आप ये सारी चीजें अवॉइड करने लगते हैं। आप दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं। आप गैदरिंग्स, दोस्तों तो छोड़ दीजिए, आप घर परिवार की गैदरिंग, शादियों में नहीं जा पाते हैं। क्यों? आज तो ट्रेनिंग मिस हो जाएगी। अब मैं गाजियाबाद से इलाहाबाद कैसे ट्रैवल कर लूंगा? मैं तो 2 दिन की ट्रेनिंग मिस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सैक्रिफाइस मैंने करी, लेकिन मैं इसको सैक्रिफाइस नहीं बोलूंगा। इसको अगर मैंने सैक्रिफाइस बोला तो ये फिर से एक शैडो बना देंगे मेरे ऊपर, और मुझे लगेगा अरे यार आई एम मिसिंग आउट सो मच। नहीं, मिस आउट वो कर रहे हैं जो भेड़ चाल में चल रहे हैं और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है और सिलेक्टेड लोगों के साथ है जिनका माइंडसेट सेम है और अच्छे डायरेक्शन में है, मुझे लगता है मिस आउट वो नहीं कर रहे हैं, मिस आउट कोई और कर रहा है। क्या बात, मिस आउट तो मैंने कभी करा नहीं, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा से। बहुत बढ़िया। 21 की उम्र से, इनफैक्ट उससे पहले ही यू हैड रिप्रेजेंटेड नेशनल लेवल पे, जी इंटरनेशनल लेवल पे भी 2 बार आप कर चुके हो, जी मेडल आप जीत चुके हो भारत के लिए। जी। अब आगे क्या, आगे का गोल क्या है? आगे का गोल यही है जो चलते आ रहा है। अभी तक मैंने 2 बार एशियंस खेला है, एक बार मैं 4th आया, एक बार मैं 2nd आया ओवरऑल में। अब मेरा गोल है वर्ल्ड स्टेज पे जाना, और सबको पता है कि दुनिया में हम नंबर 2 बनने तो जाएंगे ही नहीं। करेक्ट। फर्स्ट आने का ही एम है, दुनिया में सबसे अच्छा बनने का एम है। साथ ही साथ वेजिटेरियनिज्म प्रमोट करना। जो चीज़, जो बदनामी हमें मिली है कि आप वेजिटेरियनिज्म प्रमोट करते हुए आप वेजिटेरियन रहकर एक अच्छे एथलीट नहीं बन सकते हैं, मसल मास नहीं आ सकता। आप मसल मास नहीं आएगा तो आप अच्छे नहीं दिखोगे। आपके अंदर स्ट्रेंथ तो आ जाएगी, आपके अंदर फिजिक अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी बातें डिकोड करने के लिए, सबको बताने के लिए कि नहीं भैया, अभी हम हैं, चिन्मय शुक्ला हैं आपके लिए, आपके लिए। तो यही करने के लिए मैं सबसे पहले तो जो शो खेलूंगा वो है ICN गोवा नवंबर में। और इसके बाद सेम अपना पावर लिफ्टिंग का जो सीजन होता है 2026 के लिए, स्टेट, नेशनल, और भगवान की मर्जी होगी तो उसके आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। 2 और ऐसे टाइप क्वेश्चंस और फिर एक सरप्राइज एलिमेंट। मेरे साथ सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप ही हो सकते। रैपिड फायर में वो नहीं चलेगा। रैपिड फायर में 1 वर्ड 2 वर्ड्स। चलिए, पीस ऑफ एडवाइस यंगस्टर्स जो फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, एथलेटिक जर्नी शुरू करना चाहते हैं, किसी स्पोर्ट में एंटर करना चाहते हैं, जिमिंग में एंटर करना चाहते हैं, पावर लिफ्टिंग में एंटर करना चाहते हैं, कुछ भी, बट फिटनेस एडवाइस फॉर यंगस्टर्स लाइक दीज। फिटनेस एडवाइस मैं यही देना एनी चाहता हूँ। एडवाइस। हाँ, मैं यही देना चाहता हूँ कि आप इसको लाइफ एडवाइस की तरह भी ले लो। कोई भी काम जब आप स्टार्ट कर रहे हो, एक बार क्लियर कर लेना क्यों कर रहे हो। अगर आप वैलिडेशन के लिए कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो बहुत जोर का धक्का लग जाएगा। क्योंकि ये फैक्ट बात है, जब भी आप किसी भी चीज़ में घुसते हो, एक रेस में घुसते हो, तो आपसे आगे 10 लोग होंगे ही होंगे जो टॉप पे हैं। आप अगर सोचने लगोगे कि जब तक मैं वो ना कर लूं तब तक मैं अच्छा नहीं होऊंगा, तो वो अपने लिए फेयर नहीं है। करेक्ट। तो वैलिडेशन के लिए कोई चीज मत करना, लोगों को देख के कोई चीज मत करना। कोई भी अगर सक्सेसफुल है तो वो बंदा तभी सक्सेसफुल है जब वो ऐसा काम कर रहा है जो वो एंजॉय करता हो, जेन्युइनली प्यार हो उसको उस काम से, तो वो ही काम करो। किसी को कंप्यूटर साइंस में प्यार है, लगाव है, भाई करो। किसी को पावर लिफ्टिंग से लगाव है, भाई करो। रनिंग से लगाव है, करो।
लेकिन इसलिए करो क्योंकि तुम्हें लगाव है। आज एक ट्रेंडिंग है तो मत करो, प्लीज मत करो। रही बात फिटनेस की, तो फिटनेस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जाके 150-200 किलो उठा के स्क्वाट मारनी है। जस्ट बी एक्टिव। करेक्ट। घर पे मत बैठे रहो, डूम स्क्रोलिंग मत करो फोन पे, इंस्टाग्राम पे, बट ये बहुत जरूरी है। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है इन एनी फॉर्म, चाहे बंदा बैडमिंटन खेल रहा हो या डेली स्टेप्स कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन एक्टिव रहना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू, सो ट्रू। चिन्मय, दैट वाज सो मच फन, लेकिन फन का सिलसिला अभी बाकी है बिकॉज इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर। डैम, मजा आने वाला है। यस, रैपिड फायर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आई हैव माय क्वेश्चंस हियर रेडी। ऑलराइट। यस, और जो चिन्मय खुद ही कहते हैं कि इनके लिए सारे सवाल ही आईसीएसई के ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, रैपिड फायर में नहीं चलेगा। ऑलराइट, इट हैज टू बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड रैपिड। ओके ओके, आर यू रेडी? यस रेडी। चलिए ठीक है। ऑलराइट चिन्मय, इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर विद चिन्मय शुक्ला। आर यू रेडी? हाँ बिल्कुल। ओके, स्क्वाट, बेंच या डेड? फेवरेट? स्क्वाट ऑलवेज। फेवरेट चीट मील, 2 डिशेस। यार ये कैसे बताओ, इसमें सोचना इसलिए मैंने पड़ेगा। 2 दिया, 1 नहीं दिया। फेवरेट चीट मील, एक तो ऐसा हो गया बिल्कुल ही घर का खाना, दाल राइस। हाँ मतलब लोगों को लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा चीट मील ये नहीं होती, लेकिन हाँ होती है एथलीट के लिए। तो पहला हो गया दाल राइस। दूसरा हो गया कुछ भी एक्सट्रीमली स्वीट, कुछ भी चलेगा, मिठाई हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, एनीथिंग। तो क्या फेवरेट मिठाई क्या है? मैं आपको कैसे बताऊं, एनीथिंग। मैं मीठा में कुछ कुछ भी। एक तो होगा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। हाँ, जो छेना बेस्ड मिठाइयाँ होती है ना, जितनी भी, बंगाल की फेवरेट भी वही होती है। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। संदेश बोलते हैं बंगाल में, संदेश। चलो, इफ नॉट पावर लिफ्टिंग, व्हाट स्पोर्ट वुड यू प्ले? बास्केटबॉल। पता ही था मुझे ये। वन सप्लीमेंट यू कांट लिव विदाउट? क्रिएटिन। पता लग गया अभी 15 दिनों में मुझे। मॉर्निंग ट्रेनिंग और इवनिंग ट्रेनिंग? मॉर्निंग। स्ट्रॉन्गेस्ट लिफ्टर इन द इंडियन सर्किट राइट नाउ आपके अलावा? मैं तो नहीं हूँ, बट एशिया में भी इस समय स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी थी, श्वेता रे दीदी मेरे साथ गई थी जुलाई में। तो इंडिया में इस समय जीएल पॉइंट सबसे ज्यादा उनके ही है, स्ट्रॉन्गेस्ट। लवली। ड्रीम कंपटीशन टू विन समडे? शेफील्ड। Who's the one person you call right after big win? मम्मी पापा तो साथ में रहते हैं, तो उसके बाद किसे कॉल करते हो? किसी को भी नहीं, मम्मी पापा ही। मतलब अगर वो नहीं है तो उनको कॉल जाएगा, वरना किसी को भी नहीं। कोच? कोच, हाँ कोच तो, कोच भी एक्चुअली पूरे टाइम कॉल पे साथ में रहते हैं थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। तो मतलब उनको छोड़ के फिर कोई भी नहीं है। लवली। वन मिथ अबाउट पावरलिफ्टिंग यू वांट टू एंड फॉरएवर? आप इस गेम के अंदर घुसते साथ फेमस नहीं हो जाएंगे, स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे, और चाहे आप अनफेयर मीन्स भी यूज करो तब भी नहीं होंगे, टाइम लगेगा। One myth about the gym culture, about bodybuilding that you want to change forever? हाइट रुकना। मैं ही एग्जाम्पल हूँ, क्या बोलूं। मैंने बास्केटबॉल 12 साल खेला है, मेरी नहीं बढ़ी। Describe your journey till now in one word? एंडलेस। क्या बात, लवली। चिन्मय, that was so much fun यार। इतने पॉडकास्ट होस्ट किए मैंने, बहुत ज्यादा मजा आया आज तो। बहुत अच्छा आपके लिए लगा। कैसा था? बहुत ज्यादा, मेरा भी पहला ही पॉडकास्ट था। अरे वाह। बट लाइक ऐसा लगता है, मुझे आज पता लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके और सारी चीजें शेयर करके आपके साथ, और अपनी जर्नी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबके साथ भी शेयर करी। तो रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एब्सोल्युटली आवर प्लेजर। गाइज, आप लोग भी कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताइए कि ये वाला एपिसोड ऑफ द न्यूट्रीबेट टू बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। जो फेवरेट पार्ट्स है उनके बारे में जरूर लिखिए। अपने फेलो जिम पगलू दोस्तों के साथ, अपने फेलो मे बी बडिंग पावर लिफ्टर्स के साथ ये वाला पॉडकास्ट शेयर जरूर कीजिए। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच ओरिजिनल कंटेंट जस्ट लाइक दिस। दिस इज मी, योर दोस्त फ्रॉम न्यूट्रीबेट कोराक एंड चिन्मय, साइनिंग ऑफ। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं।